डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा जो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम कल के लेक्चर में देख चुके हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स किसे कहते हैं, फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, और फिर इस तरीके से हमने फैराडेज के लॉज देखे हैं, पहला दूसरा, उसके बाद में लेंस का लॉ देखे हैं। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे फार्मूलेस को डिराइव किए हैं। Now today we are going to study the main point, that is self inductance of the coil and then mutual inductance of the coil. Then we will study the transformer and then we will solve some MCQs depends on the whole topics, that is from magnetic field to transformer. Okay, now we will start self inductance. What is meant by self inductance? यहाँ self inductance का मतलब क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ जाना है। डियर स्टूडेंट्स, आप एक बात को समझें कि अगर ये कॉइल में से, इसका मतलब देखिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि व्हेन द करंट इज इंड्यूस्ड बाय अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, दैट करंट इटसेल्फ प्रोड्यूसेस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। यानी किसी कॉइल में से आप यहाँ देखेंगे कि अगर किसी कॉइल में से अगर हम करंट फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, किसी कॉइल में से अगर करंट फ्लो कर रहे हैं, तो अगर वो करंट जो है इस तरीके से, आप ये जानते हैं कि अगर किसी कॉइल में से करंट फ्लो होता है तो उसके अतराफ में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और अगर करंट अपने बात में चेंजिंग नेचर का है, व्हेन द करंट इज चेंजिंग, तो अगर करंट अपनी बात में चेंज होता है तो फिर बाद में अकॉर्डिंग टू फैराडे एंड लेंस के चेंजिंग करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज होता है, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और इसी ईएमएफ की वजह से जो इंड्यूस करंट पैदा होता है। तो ये जो इंड्यूस करंट पैदा हो रहा है सेल्फ कॉइल के अंदर जो है, यानी उसी कॉइल में से करंट को फ्लो करना और उसी कॉइल के अंदर जो है ईएमएफ को इंड्यूस करना और बैक ईएमएफ इंड्यूस करना, ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। अब इसको हम यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे एक डायग्राम के थ्रू। आप इस तरीके से एक जो है, ये अब सोलिनॉइड देखिए, ये एक सोलिनॉइड है, ये सोलिनॉइड है। ये सोलिनॉइड के दो सिरों को हमने इस तरीके से क्या किए कि एक बैटरी अप्लाई कर दी, ठीक है, दिस इज द बैटरी, और ये की आपको अप्लाई की, ठीक है, की ये की इसको हमने अप्लाई की यहाँ पे। समझो फर्स्ट कीजिए आप जो है कि लेट अस अज्यूम दैट द बैटरी अपने पास में इस तरीके से जो है 6 वोल्ट की बैटरी है, और ये पूरे जो सर्किट अपने पास में, पूरा सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 3 ओहम, इसका अपने पास जो रेजिस्टेंस 3 ओहम। तो कितना करंट फ्लो होगा इस सर्किट के अंदर से हम ये फाइंड कर सकते हैं। वी कैन फाइंड इट बाय यूजिंग द ओम्स लॉ, ठीक है। वी नो दैट कि V इज इक्वल टू अपने पास में IR होता है, तो I इज इक्वल टू अपने पास में हो जाएगा V बाय R, और R अपने पास में यहाँ पे आएंगे इस तरीके से, V अपने पास में 6 वोल्ट का है और R हमारे पास 3 ओम का है, तो 3 1 3 3 2 6, यानी I अपने पास जो है वो हो जाएगा 2 एम्पियर का, ये 2 एम्पियर का। यानी इस बैटरी में से जो करंट फ्लो होगा वो करंट अपने पास में इस तरीके से 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। अब जो 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, आपको क्या लगता है कि जैसे हमने यहाँ पे इस तरीके से बैटरी को टैप किया, यानी समझो इस तरीके से हमने स्विच को जो है ऑफ किया, स्विच को ऑन किया, हमने स्विच को इस तरीके से अगर ऑन किया तो डायरेक्टली करंट अपने पास में 0 से 2 एम्पियर हो जाएगा। क्या आप इस बात को समझ सकते हैं कि डायरेक्टली करंट हमारे पास में इस तरीके से 0 से 2 एम्पियर हो जाएगा? क्या करंट को 0 से 2 एम्पियर होने के लिए कुछ भी वक्त नहीं लगेगा? कुछ भी वक्त नहीं लगेगा? क्या कहते हैं आप? कोई भी चीज जो है फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स में अपना फिजिकल फेनोमेना बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल बगैर किसी वक्त के कोई चीज इस तरीके से बढ़ जाए या घट जाए। तो फर्स्ट कीजिए हमने उसको अगर यहाँ पे यहाँ से 0 एम्पियर से, यानी करंट इज इक्वल टू, जब हमारे पास में इस तरीके से बैटरी ये ऑफ होती है ना, यानी इस तरीके से स्विच ऑफ होती है तो करंट अपने पास में सर्किट में 0 फ्लो होता है। जैसे हम यहाँ पे सर्किट में इस तरीके से इसको ऑन करते हैं, इफ वी ऑन द स्विच, करंट अपने पास में इस तरीके से 2 एम्पियर हो जाता है। तो 0 से 2 एम्पियर होने के लिए कुछ ना कुछ तो टाइम यहाँ पे रिक्वायर्ड है, कुछ ना कुछ टाइम आपको लगेगा। तो ये फर्स्ट चीज अपने पास में इस तरीके से 1 सेकंड लगता है। अब 1 सेकंड पे अगर आपको बहुत ज्यादा लगता है तो फर्स्ट चीज को जो 0.1 सेकंड लगता है। अगर 0.1 सेकंड भी अगर आपको बहुत ज्यादा लगता है तो फर्स्ट चीज अपने पास में इस तरीके से 1 मिली सेकंड लगता है, और 1 मिली सेकंड भी आपको अगर ज्यादा लगता है तो फर्स्ट चीज इसको जो इस तरीके से मान यहाँ पे 0 से 2 एम्पियर होने के लिए आपको जो टाइम लगा इस तरीके से समझो जो है वो टाइम t अपने पास में लग गया 1 माइक्रोसेकंड, 1 माइक्रोसेकंड। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो ग्राफ आप इसका इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि आपका टाइम एक्सिस हुआ, ये आपका टाइम एक्सिस है, और ये आपका इस तरीके से करंट एक्सिस है, ये आपका करंट एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास ये 2 एम्पियर का करंट, हम यहाँ इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से, यहाँ पे जो करंट हमारा वो 2 एम्पियर का है।
तो ये 2 एम्पीयर का करंट अपने पास में इस तरीके से ये 2 एम्पीयर का करंट हुआ, ये कांस्टेंट करंट 2 एम्पीयर का है। तो जीरो से है ना, जीरो से अपना जो करंट यहाँ पे जो टाइम का जो वक्फा है वो टाइम का वक्फा अपने पास में यहाँ पे जो है 1 माइक्रो एम्पीयर है, 1 माइक्रो एम्पीयर। अब होगा यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर कि जैसे अपने पास में इस तरीके से जो है, जैसे हम यहाँ पे इसको ऑन करेंगे तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमको यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो लगेगा इस तरीके से, कितना वो लगेगा तुम्हारे पास में 1 एम्पीयर, ठीक है, 1 माइक्रो सेकंड लगेगा। 1 माइक्रो सेकंड में जो करंट है वो करंट जीरो से लेके जो 2 एम्पीयर तक हो जाएगा। हाँ, तो जैसे जैसे अब यहाँ पे आप देखेंगे करंट अगर बढ़ता चला जाएगा, इसके बाद अब जो हिस्ट्री इसके अंदर है या जो कहानी इसके पीछे है वो आप बहुत ध्यान से सुने। कहानी अपने पास में ये है कि जैसे ही अपने पास यहाँ पे इस तरीके से करंट जो बढ़ना शुरू होता है, व्हेन द करंट इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है, जैसे अपने यहाँ पे करंट इस तरीके से बढ़ना शुरू होता है तो करंट अपने ऐसे चेंज होना, यहाँ तक अपने करंट इस तरीके से बढ़ के जब करंट फ्लो होना शुरू होता है तो ये करंट ऐसे जैसे अपने यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो उसी टाइम में यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनी हुई है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड जो इस तरीके से बनी है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज आना शुरू होता है, ठीक है सर। व्हेन द करंट इज गोइंग थ्रू द सर्किट द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट, ये मैग्नेटिक फील्ड अपने पास में इस तरीके से पैदा हो जाती है, ठीक है, क्रिएट होती है। अब इस मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर जब चेंज अपने पास में आता है, व्हेन द करंट इज चेंजिंग, तो इस कॉइल के अंदर इस तरीके से ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस होना शुरू हो जाता है, ठीक है, ईएमएफ अपने पास में इंड्यूस होगा। अब ये ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो जो करंट अपने पास में बढ़ रहा है, क्योंकि फ्लक्स में जो चेंज अपने पास में इस तरीके से बहुत ज्यादा है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लक्स के अंदर चेंज होगा, क्योंकि करंट अपने पास में यहाँ पे जो चेंज है वो बहुत कम है। करंट में चेंज अगर बहुत कम है तो ईएमएफ के अंदर अपने पास में इस तरीके से जो इजाफा होगा, इस तरीके से इंक्रीज होगा, वो ह्यूज अमाउंट के अंदर इंक्रीज होगा और ये क्या करेंगे, इस तरीके से करंट को बढ़ने से रोकेगा, करंट को बढ़ने से रोकेगा। जब करंट बढ़ना रुक जाएगा तो इसका रास्ता इस तरीके से यहाँ पे करंट का जो बढ़ने का है उसका वक्फा बढ़ते जाएगा। जैसे इसका वक्फा बढ़ता चला जाएगा तो यहाँ पे अपने इंड्यूस ईएमएफ धीरे धीरे क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। अब करंट इस तरीके से यहाँ पे जो दो अपने 1 माइक्रो सेकंड में बढ़ने के बजाय इसको यहाँ पे अपने 2 तक बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो जैसे टाइम बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे अपने पास में इस तरीके से क्या होगा कि इसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो रहा है वो क्या होते जाएगा, इस तरीके से कम होता जाएगा। तो कभी भी ऐसे याद रखिए कि अपने जो करंट अपने पास में जो है उसकी पीक वैल्यू को नहीं पहुंचता है। क्यों नहीं पहुंचता है, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से जो बैक ईएमएफ है, ये बैक ईएमएफ क्या करता है, उसको रोकता चला जाता है, रोकता चला जाता है, रोकता चला जाता है। यानी हम जो करंट जो अपने पास में है, करंट की अगर पीक वैल्यू 2 एम्पीयर है तो कभी भी करंट की वैल्यू 2 एम्पीयर नहीं होगी, बल्कि अपने पास में इस तरीके से करंट की वैल्यू 1.9999 एम्पीयर हो सकती है। इसलिए मतलब यहाँ पे जो है ये जो बैक जो अपने पास में बैक ईएमएफ है, जो फ्लक्स के चेंज होने की वजह से या करंट अपने पास में इस तरह से चेंजिंग नेचर की वजह से जो अपने बैक ईएमएफ है, इस बैक ईएमएफ को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। ये सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल का मामला है। तो अगर आप यहाँ पे अगर हम उसको इस तरीके से अगर देखें कि अगर ये कॉइल ऐसी है, ये कॉइल अगर ऐसी है इस तरीके से, और ये हमारे पास में बैटरी है, ये बैटरी है, और ये आपकी की है, ये आपकी की है, तो मेन करंट अपने पास में अगर इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मेन करंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये कॉइल के अंदर सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से, सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से जो बैक ईएमएफ पैदा होगा उसकी वजह से जो करंट अपने पास में फ्लो होगा, इंड्यूस करंट जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये अपोजिट डायरेक्शन जो करंट फ्लो करेगा वो मेन करंट को क्या करेंगे, इस तरीके से उसकी मुखालिफत करेगा, उसका अपोजिशन करेगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। तो इसलिए मतलब मेन करंट जो है अपना, मेन करंट कभी भी अपने पीक वैल्यू को नहीं पहुंच सकता है, पीक वैल्यू को तुम्हारे पास में छू के आएगा। अगर हमारा जो करंट है, करंट इस तरीके से अगर हम यहाँ पे करंट, हम यहाँ पे अभी करंट क्या कर रहे हैं, करंट को इस तरीके से बढ़ा रहे हैं। अगर करंट को हम यहाँ पे अगर कम करना शुरू, इसको अगर सर्किट को ऑफ करते तो करंट अपने पास में ड्रॉप होना शुरू होगा। जैसे करंट यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉप होना शुरू होगा तो अब यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ है उसका डायरेक्शन, जो इंड्यूस ईएमएफ करंट का डायरेक्शन, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन और हमारा जो मेन करंट है उसका डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। ये बोलने का मतलब यहाँ पे ये इस तरीके से कि जब किसी सर्किट में से करंट जब इस तरीके से बढ़ता चला जाता है, और जब किसी सर्किट में करंट बढ़ता चला जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो बैक ईएमएफ की वजह से अपना इंड्यूस करंट होता है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये आप यहाँ पे इस तरीके से देख रहे हैं, ये मेन करंट का डायरेक्शन, इस तरीके से यहाँ पे इंड्यूस करंट का डायरेक्शन है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। लेकिन जब हम करंट को कम कर रहे हैं, करंट को इस तरीके से ऑफ करते हैं, तो जब करंट इस तरीके से ऑफ होकर अपने जीरो वैल्यू को आना शुरू करता है, जीरो वैल्यू को पहुंचना शुरू करता है, तो ये भी तुम्हारे पास में इस तरीके से मालूम क्या करता है, जो बैक ईएमएफ अपने पास में है, ये बैक ईएमएफ इसको जीरो नहीं होने देता है, बल्कि इस तरीके से मालूम यहाँ पे जो है थोड़ा सा इसको ऊपर करके क्या करता है कि इसका अपोजिशन करता है और इसको जीरो होने नहीं देता है। ठीक है, तो ये अपने पास में जो काम है इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखेंगे कि फ्लक्स जो चेंज हो रहा है, द चेंज इन द फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। ठीक है,
इसको हम लिखते हैं इस तरीके से, फाई इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे बराबर का निशान लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे इसलिए साइन अगर निकालते हैं प्रोपोर्शनल की तो यहाँ लिखेंगे इस तरीके से L और ये लिखेंगे I। ये L क्या है? ये सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। आप वहां देख रहे हैं इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर कि L इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल को यहाँ बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। और हमारे पास में इस तरीके से फाई का फार्मूला आपको मालूम है कि E इज इक्वल टू हमारे पास में होता है यहाँ पे कि मैग्नीट्यूड अगर हम लेते हैं इस तरीके से ईएमएफ का तो हमारे पास में आता है d फाई बाय dt। दिस इज बाय यूजिंग द फैराडे लॉ। ये अपने पास में फैराडे का लॉ है, फैराडेज लॉ, ठीक है। तो हमारे पास में इस तरीके से इसके हिसाब से हमारा फार्मूला जो बनेगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू हमारे पास में आएगा d बाय dt ऑफ व्हाट इज योर फाई। फाई हमारे पास में इस तरीके से जो है वो L into I है। ये L हमारा जो एक कांस्टेंट है तो उसको लिखेंगे इस तरीके से di बाय dt, है ना। ये हो गया हमारे पास में E is equal to, therefore the self inductance of the coil L is given by E upon di by dt, di by dt. It can be written as L is equal to E into dt upon di, dt upon di। अगर यहाँ पे अपने पास रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज इक्वल टू अगर 1 है अपने पास में जो है ना, अगर करंट अपने पास में 1 एम्पियर पर सेकंड के हिसाब से अगर चेंज होता है, 1 एम्पियर पर सेकंड के हिसाब से चेंज होता है, तो इसका मतलब अपने पास में ये होता है कि L इज इक्वल टू क्या हो गया, E हो गया। तो L इज इक्वल टू E का मतलब क्या हो गया कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज नथिंग बट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। Self inductance of the coil is nothing but the EMF induced in the coil when rate of change of current is 1 ampere per second, ठीक है। यहाँ से आपका ये फार्मूला निकला। उसके बाद में हमें दूसरा फार्मूला अगर तुमको अगर इसका निकालना है कि भाई वाकई में हमारे यहाँ पे जो इस तरीके से सेल्फ इंडक्टेंस कितना होता है, तो दूसरा फार्मूला इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ ये देखें आप कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है इस तरीके से काहे की फ्लक्स की, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट when the current is passing through your coil or solenoid, then the magnetic field is given by mu zero times I into n, ठीक है। what is n? n is the number of turns per unit length। यहाँ अपने पास में अगर इसकी लेंथ जो है, इसकी लेंथ हमारे पास में L है और ये अपने पास में नंबर ऑफ यूनिट लेंथ के अंदर कितने टर्न्स अपने पास में आते हैं ये डिनोट करता है स्मॉल n। तो दिस इज योर B is equal to mu zero into I into L। This is the magnetic field due to the solenoid, ठीक है। तो फ्लक्स का अपने पास में यहाँ पे फार्मूला बनेगा, फ्लक्स का फार्मूला फ्लक्स ड्यू टू वन कॉइल, ठीक है। ये फ्लक्स अपने पास में जो एक कॉइल के अंदर हमें एक कॉइल का जो एक हल्का है, इस एक हल्के के अंदर हम इस तरीके से कितना फ्लक्स डिनोट होगा तो अपने पास में आएगा इस तरीके से B into area of the flux, area of this solenoid 1 ton, ठीक है। area of this 1 ton, तो B into अपने पास में A हो गया। अब यहाँ हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, B की वैल्यू अगर आप पुट कर सकते हैं तो आएगा mu zero I into n into अपने पास में आ गया A, ठीक है। दिस इज द फ्लक्स ड्यू टू 1 टन। नाउ द टोटल फ्लक्स इज गिवन बाय, टोटल फ्लक्स अपने पास में यहाँ पे जो रहेगा इस तरीके से, यानी पूरे सोलेनॉइड के यहाँ पे जो हमारे पास में क्या होगा कि जो फ्लक्स अपने पास में पैदा होगा वो एक्चुअल में इस तरीके से क्या रहेगा कि एक यहाँ पे इसका जो अपने पास में आएगा कि फ्लक्स ड्यू टू वन कॉइल into number of turns, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इस तरीके से mu zero I into n into A। this is the flux due to 1 ton into number of turns। तो number of turns हमारे पास जो आते हैं वो n into L होता है, ठीक है। अगर इसको हम रीअरेंज करके अच्छे तरीके से लिखेंगे तो आपका फार्मूला बनेगा mu zero n square I A into L, ठीक है। इस तरीके से n into L ये हो गया, ठीक, ये हो गया फ्लक्स। अगर हम ये इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ में अगर हम यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 देते हैं और अगर दोनों इक्वेशन को यहाँ पे इस तरीके से क्या करते हैं, अगर दोनों को हम यहाँ पे वैरी करते हैं या दोनों को कंपेयर करते हैं तो दोनों के कंपैरिजन की वजह से जो है हमारे पास में सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल जो बनेगा वो अपने पास में आएगा इस तरीके से mu zero n square I A into L is equal to L into I, ठीक है। This L I is cancel out, therefore the self inductance of the coil is mu zero n square A into L, ठीक है। This is the self inductance of the solenoid। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है स्टूडेंट्स, आपको ये फार्मूला बहुत अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से हम यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सॉलिनॉइड्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स, है ना। L जो अपने पास में L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, is directly proportional to area of the each turn and is directly proportional to the length of the solenoid, ठीक है। This is your self inductance of the coil। Now self inductance of the coil जो है ये क्या करता है, ये चेंज जो अपने पास में है उसका अपोजिशन करता है, ठीक है। जो चेंज अपने पास में करंट के अंदर जो चेंज हो रहा है उसका अपोजिशन करता है।
इसलिए हम यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द इनर्शिया ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। ये सेल्फ इंडक्टेंस है, क्योंकि इनर्शिया क्या करता है, बॉडी के स्टेट को चेंज होने से रोकता है। बॉडी के स्टेट के अंदर जो चेंज अपने पास में आती है उसको रोकने वाले जो क्वांटिटी है फिजिक्स के अंदर हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया कहते हैं। तो यहाँ पे जो चेंज को इस तरीके से मज़ाहमत करता है, जो चेंज के अंदर जो अपोजिशन पैदा करता है, वो अपने पास में क्या है इस तरीके से, वो है सेल्फ इंडक्टेंस, वो है सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। तो नाउ दिस इज योर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल का जो मेजरमेंट है वो इस तरीके से हम इसको मेजर कर सकते हैं कि हम यहाँ पे देखेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज गिवन बाय E, है ना, E into dt upon di, dt upon di, ठीक है। अगर इसका हम यहाँ पे यूनिट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे हम EMF को हम यहाँ पे टाइम मेजर करते हैं वोल्ट के अंदर, ठीक है, दिस इज योर वोल्ट। और टाइम हम अपने पास मेजर करते हैं टाइम के अंदर सेकंड के अंदर, तो टाइम इज मेजर इन सेकंड्स। और करंट को हम यहाँ पे मेजर करते हैं टाइम एम्पियर में, ये हो गया एम्पियर। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से मालूम है वोल्ट अपॉन एम्पियर अपने पास में क्या होता है, ये होता है ओहम सेकंड। और ओहम सेकंड तुम्हारे पास में ठीक इस तरीके से यूनिट ऑफ योर सेल्फ इंडक्टेंस। और ओहम सेकंड हमारे पास में एक नाम है जो कि जोसेफ हेनरी के नाम से लिया जाता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज डिनोटेड, और यूनिट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज नथिंग बट हेनरी। ये अपने पास में हेनरी है, हेनरी इज द यूनिट ऑफ योर सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। अब यहाँ पे आपको दो यूनिट मालूम होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जो अपने पास में यूनिट है वो है स्टेट हेनरी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर अपना जो इसका यूनिट है उसका नाम है एब हेनरी, ठीक है। तो दीस आर द यूनिट्स ऑफ योर सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस के बाद नेक्स्ट, सेल्फ इंडक्टेंस के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके के कुछ फॉर्मूले हमने यहाँ पे लिखे हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस जो आपने यहाँ पे इस तरीके से लिख के बताया था वो सारे फॉर्मूले हमारे पास में यहाँ पर है। उसके बाद नेक्स्ट ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस से मतलब आप ये समझेंगे कि एक कॉइल में से हम क्या करेंगे इस तरीके से, यहाँ पे दो अगर कॉइल हमारे पास में है इस तरीके से, नाउ सी कि हमारे पास में ये दो कॉइल्स हैं। एक कॉइल हमने इस तरीके से लिए, ये हमारे पास में कॉइल है, ये कॉइल है आपके पास है, और इस कॉइल को हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया है, गैल्वेनोमीटर। और दूसरी कॉइल इस तरीके से हमने यहाँ पे रखी है, उसको हमने एक बैटरी लगा दी है, क्या लगा दी है, बैटरी, ठीक है। इसको हमने बैटरी लगा दी और एक की लगा दी, ठीक है, इस तरीके से। ये हमारी दूसरी कॉइल। अगर इसमें से चेंजिंग करंट फ्लो होता है, इफ द करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल इज ऑफ चेंजिंग नेचर। अच्छा, जिसमें से हम यहाँ पे करंट फ्लो करते हैं उसको हम यहाँ पे प्राइमरी कॉइल कहते हैं, और जिसमें यहाँ पे इस तरीके से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास में क्या होगा, किस तरीके से अगर चेंजिंग करंट फ्लो होगा तो ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स, ठीक है, इस तरीके से फ्लक्स, ये फ्लक्स इस यहाँ पे क्लोज लूप के अंदर रहते हैं, ठीक है, दिस इज द क्लोज लूप, समझे, ये क्लोज लूप में ऐसे फ्लक्स रहते हैं, दीस आर द क्लोज लूप, दीस आर लाइंस ऑफ फोर्स, ये अपने पास लाइंस ऑफ फोर्स है इस तरीके से यहाँ से। तो अगर ये चेंजिंग करंट अपने पास में फ्लो होगा, उसकी चेंजिंग करंट की वजह से फ्लक्स में चेंज आएगा, और ये फ्लक्स में अगर चेंज इस तरीके से यहाँ पे ये कॉइल के साथ में अगर लिंक्ड हो रहा है जो उसके करीब रखी हुई है, तो ये इसमें क्या होगा, इस तरीके से ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इस ईएमएफ के इंड्यूस होने की वजह से यहाँ जो गैल्वेनोमीटर अपने पास में दिख रहा है इसके अंदर यहाँ पे वेरिएशन होगा। तो जब करंट इस तरह धीरे-धीरे करके अपनी पीक वैल्यू को पहुंचेगा, वैसे ही धीरे-धीरे अपने पास में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा, आपको डिफ्लेक्शन दिखाएगा, क्योंकि उस तरीके से उसी अंदाज से या उसी लेवल से क्या होगा यहाँ पे कि इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा और इंड्यूस करंट फ्लो होगा। जब आप इसको इस तरीके से यहाँ पे क्या करते हैं, इसको आप ओपन करते हैं, व्हेन द सर्किट इज ओपन, तो करंट अपने आप यहाँ पे ड्रॉप होना शुरू होगा। जैसे करंट यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉप होना शुरू होता है, तो ये जो गैल्वेनोमीटर का अपनी बात में इस तरीके से जो पॉइंटर है ये वापस अपने पोजीशन पे आता है, और वो भी धीरे-धीरे इस तरीके से आता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये समझ में आता है कि व्हेन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू वन कॉइल, अगर किसी एक कॉइल में से करंट फ्लो किया जाए और दूसरे कॉइल के अंदर यहाँ पे ईएमएफ को इंड्यूस किया जाए, है ना, करंट इज फ्लोइंग थ्रू वन कॉइल and the EMF is induced in the second coil, so this process is called mutual induction, इसको mutual induction बोलते हैं। हम यहाँ पे इसको इस तरीके से आप डिनोट कर सकते हैं कि M है ना, phi is directly proportional to I। phi मतलब क्या है कि flux change in secondary coil and the current flow in the primary coil, ठीक है। इसे आपको यहाँ पे याद रखना है कि flux change in secondary coil is directly proportional to the current flowing through the primary coil. Then phi s, this is the flux through the secondary coil, is equal to m times ip, ठीक है, ip, ये अपने आप का फार्मूला हो गया, समझे। तो यहाँ पे जो m अपने पास जो है इसको m को क्या कहते हैं, m को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। दिस m is called mutual inductance of the coil,
नाउ वी हैव सी दैट m इज इक्वल टू हमारे पास में यहाँ पे आपको अगर फार्मूला यहाँ पे फाइंड करना है तो फार्मूला आपका इस तरीके से बन जाएगा, क्या बनेगा, ईएमएफ जो है इंड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय d phi by dt, ठीक है, d phi by dt, ये आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वैल्यूज अगर हम पुट करेंगे तो m यहाँ पे आएगा और दिस विल बी dp dip अपॉन dt, ठीक है, ये हो गया अपने पास में ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। उसके बाद में सोलेनॉइड अपने पास में, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फार्मूला है, जैसे आपका सेल्फ इंडक्टेंस का जो हमारे पास फार्मूला था कि वो क्या था इस तरीके से L इज इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स n स्क्वायर L into A, ठीक है, L into A, दिस इज द फार्मूला फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना। तो आपको सिर्फ यहाँ पे एक काम करना रहेगा कि n स्क्वायर की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे दो कॉइल है और दोनों में अगर कॉइल के नंबर अपने पास में अलग अलग है तो म्यू 0 टाइम्स n1 into n2 into L into A, दिस इज द फार्मूला फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। ये आपके बारे में म्यूचुअल इंडक्टेंस के कॉइल का फार्मूला हुआ, ओके। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का अपने पास में यहाँ पे जो यूनिट है वो आपका इसका यूनिट भी अपने पास में इस तरीके से हेनरी ही रहेगा, इसको हम यहाँ पे हेनरी के अंदर ही क्या करेंगे, मेजर करेंगे, ठीक है, दिस इज द यूनिट ऑफ योर सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। अब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है ना, इसका प्रिंसिपल हम यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से म्यूचुअल इंडक्टेंस कहाँ इस्तेमाल होता है। तो आपने यहाँ पे इस तरीके से डिवाइस पढ़ा है, ठीक है, डिवाइस, इसका नाम है हमारे पास में क्या, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर, अब हम देखेंगे इसका इस्तेमाल यहाँ पे ट्रांसफार्मर के अंदर किस तरीके से होता है। अच्छा, उससे पहले एक और चीज आप देख लें कि हम यहाँ पे कॉइल का कॉम्बिनेशन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉइल्स, ठीक है। आप एक चीज को यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि कॉइल जो है किस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमको बहुत सारी कॉइल्स को एक दूसरे को कनेक्ट करना है तो उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉइल, ठीक है। अगर दो कॉइल को हम यहाँ पे अपने पास में दो कॉइल है और दो कॉइल को इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, और इनके दरमियान का अगर डिस्टेंस इस तरीके से बहुत ज्यादा है तो इनका जो कॉम्बिनेशन इस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन जो अपने पास में आएगा वो आएगा L1 प्लस L2, ठीक है, जो आपको यहाँ पे इस तरीके से फिगर में दिख रहा है कि अगर बहुत सारे अगर अपने पास में इस तरीके से कॉइल को यहाँ पे सीरीज में अगर जोड़ते हैं तो तुम्हारे पास में इसका जो सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू Ln। शर्त ये है कि जो कॉइल अपने पास में वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर फासले पर होना चाहिए। अगर ये एक दूसरे से कम फासले पर है, अगर ये एक दूसरे से कम फासले पर है तो यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस माइनस M, प्लस माइनस M। ये M यहाँ पे क्या है, M अपने आप इस तरीके से म्यूचुअल इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, इसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस अपने पास में काम करता है। अब यहाँ पे प्लस के साइन जो मैंने लिया हूँ, यहाँ पे जो प्लस की साइन अपने पास में जो आती है वो काहे के लिए आती है, अगर कॉइल का अपने पास में इस तरीके से वाइंडिंग, ठीक है, द वाइंडिंग ऑफ द कॉइल इन द सेम डायरेक्शन, जैसे हम यहाँ पे इसका जो वाइंडिंग इस तरीके से ये डायरेक्शन में और इसका भी डायरेक्शन पर अगर सेम है तो हम प्लस का साइन लेंगे। और अगर दो कॉइल का अपने इस तरीके से वाइंडिंग जो है वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरीके से इसकी वाइंडिंग है और इसकी वाइंडिंग अपने पास में से अपोजिट है, अपोजिट है, ठीक है, इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में इसकी अगर वाइंडिंग अपने पास में है, ये इस डायरेक्शन में वाइंड किया हुआ है और ये इस डायरेक्शन में वाइंड किया हुआ है, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लेते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा जो अपने पास में इस तरीके से कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन क्या है, वो आपका दूसरा कॉम्बिनेशन इस तरीके से है कि अगर दो कॉइल को हम जो है पैरेलल में अगर कनेक्ट करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हम यहाँ देते हैं इस तरीके से दो कॉइल का, ये इस तरीके से अगर हम इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका जो अपने पास में इस तरीके से आएगा, इसका जो हमारे पास यहाँ पे कंबाइन इफेक्ट जो अपने पास रहेंगे इस तरीके से LP इज इक्वल टू वो रहेंगे 1/L1 प्लस 1/L2, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। अगर हम दो कॉइल लगाते हैं, अगर बहुत दो से ज्यादा अगर हम कॉइल लगाएंगे तो उसका कॉम्बिनेशन तुम्हारे पास में इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे भी अपने पास में प्लस माइनस M का साइन आता है, वो डिपेंड करता है कि हम यहाँ पे जो कॉइल को किस तरीके से मूव करते हैं और एक दूसरे से कितना करीब रखते हैं। तो दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉइल्स, ठीक है। उसके बाद में तीसरी बात एक और आपको मालूम होना चाहिए जो है कि हम यहाँ कॉइल का यूज काय के लिए करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ जो कॉइल का इस्तेमाल करते हैं वो एनर्जी को स्टोर करने के लिए करते हैं। जैसे आपको मालूम है कि हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करने के लिए करते हैं, हम यहाँ पे कैपेसिटर का जो इस्तेमाल करते हैं वो एनर्जी को स्टोर करने के लिए करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैपेसिटर इज यूज्ड टू स्टोर द एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देयरफॉर द कॉइल इज यूज्ड, हम जो कॉइल का इस्तेमाल करते हैं जो है, ये कॉइल का इस्तेमाल जो हम करते हैं वो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करना है, ठीक है, एनर्जी को हमें स्टोर करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सिर्फ कॉइल का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चीज का इस्तेमाल हुआ करता है, बगैर इस्तेमाल के अपने पास में कोई चीज नहीं होती है, तो हम यहाँ पे कॉइल का इस्तेमाल के लिए करते हैं। कॉइल का इस्तेमाल करते हैं एनर्जी को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड, ओके,
मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमको एनर्जी को स्टोर करना है तो हम क्या का इस्तेमाल करेंगे, इस तरीके से कॉइल का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एनर्जी स्टोर कितनी करते हैं, जैसे कैपेसिटर में हम लोग इस्तेमाल करते थे, वैसे यहाँ पे एनर्जी स्टोर करते हैं उसका भी अपने पास में फार्मूला है 1/2 Li², ठीक है। बाय दिस फार्मूला वी कैन मेजर द एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो आपको फार्मूले मालूम होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉइल सीरीज में कंबाइन करते हैं, अपने पास में सीरीज कॉम्बिनेशन होता है Ls = L1 + L2। उसमें अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो 1/LP = 1/L1 + L1/L2, इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। और अगर यहाँ पे इस तरीके से कॉइल के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसका फार्मूला क्या है, तो U = 1/2L × I², दिस इज द फार्मूला फॉर दैट। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज अपने पास जो इस तरीके में है वो क्या है, वो है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या है, आप देखते हैं इस तरीके से ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो क्या करता है, इस तरीके से अब यहाँ पे आप देखें ट्रांसफार्मर का आपको फिगर दिख रही है, ट्रांसफार्मर की फिगर आपको दिख रही है यहाँ पे। ट्रांसफार्मर, इसको ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में हम क्या करते हैं कि कॉइल को होल्ड किया, रेक्टेंगुलर अपने पास में इस तरीके से कोर है, जो आयरन कोर होता है, इस तरीके से रेक्टेंगुलर कोर, इस रेक्टेंगुलर आयरन कोर के ऊपर यहाँ पे कॉइल को होल्ड करते हैं। तो जिसमें हम यहाँ पे करंट फ्लो करते हैं, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इस तरीके से एसी अप्लाई करते हैं, इसको बोलते हैं इस तरीके से प्राइमरी कॉइल, और जिसके अतराफ में अपने इस तरीके से आउटपुट अपने को मिलता है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वोल्टेज या सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। तो जहां पे हम अप्लाई करेंगे इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसको बोलेंगे प्राइमरी कॉइल, और जहां पे अपने को इस तरीके से आउटपुट मिलेगा उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल। तो ट्रांसफार्मर इस तरीके से होता है। ये जो कोर अपने पास में आप देख रहे हैं, ये कोर, दिस कोर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपने पास में इस तरीके से लैमिनेटेड आयरन कोर है, लैमिनेटेड आयरन कोर। इसको लैमिनेट क्यों किया गया, लैमिनेट क्यों किया गया, आप जानते हैं इसको लैमिनेट क्यों करते हैं? इसको हम इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से क्या करते हैं, आयरन को इस तरीके से काट कर उसके ऐसा रेक्टेंगुलर चिप्स बनाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे इसको वार्निश वगैरह लगा के आपस में चिपका देते हैं, इसको बोलते हैं लैमिनेटेड आयरन कोर। इसकी वजह ये है कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ईडी करंट के अपने पास में जो ईडी करंट जो उसमें पैदा होता है, जब यहाँ पे हम देखेंगे कि चेंजिंग करंट इसमें अगर फ्लो करेंगे तो चेंजिंग करंट में अगर किस तरीके की कोई प्लेट अगर रखी जाए तो उसमें ईडी करंट प्रोड्यूस होता है। अब ये ईडी करंट अपने पास में इस तरीके से क्या होता है कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर ईडी करंट जो फ्लो होता है, क्योंकि हमको मालूम है कि हीट का जो फार्मूला आपके पास में, जूल का जो फार्मूला है, हीट जो प्रोड्यूस होती है अपने पास में होती है I²RT, ठीक है। इस फार्मूले के अंदर ये दिखाता है कि अगर कभी भी करंट फ्लो होगा तो उसके स्क्वायर के साथ में हीट प्रोड्यूस होगी। तो अपने जो ट्रांसफार्मर है वो ट्रांसफार्मर बहुत जल्दी क्या होता है, इससे गर्म हो जाता है, और इतना गर्म हो जाता है कि इसके जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके जलने ना, जलने से बच जाए। दूसरी बात ये कि अपने इस तरीके से ईडी करंट के लॉसेस कम से कम हो, मिनिमाइज हो जाए, तो हम क्या करते हैं, इसके प्लेट्स को इस तरीके से काट देते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन में सर्कुलेटिंग जो करंट जो प्रोड्यूस होता है, ईडी करंट जो सर्कुलेटिंग करंट होता है, वो अपने पास में इस तरीके से मिनिमाइज हो जाए। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि आयरन का जो कोर है, आयरन कोर, उसको यहाँ पे लैमिनेटेड करते हैं, काट कर उसको लैमिनेट किया जाता है। ये इसका फायदा है। अब यहाँ ट्रांसफार्मर के बारे में आपको ये मालूम होना चाहिए पहले कि व्हाट इज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट लो एसी, ठीक है, इस तरीके इस कम करंट को जो इस तरीके से ज्यादा वोल्टेज के ऊपर, ज्यादा करंट को लो वोल्टेज के ऊपर कन्वर्ट करता है। यानी कि आप इस तरीके हम क्या बोलेंगे कि ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस, ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट, transformer is a device which convert the high voltage at low current, high voltage at low current to the low voltage at high current and vice versa, ठीक है। ये तुम्हारे पास जो प्रोसेस है ये ट्रांसफार्मर का होता है। ट्रांसफार्मर जो काम करता है एक्चुअल में जो है वो काम करता है अपने पास में म्यूचुअल इंडक्टेंस के फिनोमेना के ऊपर, म्यूचुअल इंडक्टेंस के फिनोमेना में हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है। अब आप देखेंगे इस तरीके से यहाँ पे चीज कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के अंदर जो अपने पास ईएमएफ इंड्यूस होता है, ये मेरे ट्रांसफार्मर यहाँ पे छोटा सा आपके सामने, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये ट्रांसफार्मर की जो है प्राइमरी कॉइल है, और यहाँ पे इस तरीके का आयरन कोर है, और यहाँ हमारे पास में इस तरीके से सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है, ये सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल में हम क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं, यहाँ हम इस तरीके से आउटपुट लेंगे इसका, और यहाँ हम लगाएंगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे एसी लगाएंगे। ट्रांसफार्मर वर्क ऑन एसी, ये एसी के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। ओके, नाउ यहाँ पे प्राइमरी कॉइल के जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो अपने पास में इस तरीके से ईएमएफ इंड्यूस इन द प्राइमरी कॉइल ईपी इज इक्वल टू, ठीक है, ईपी इज इक्वल टू हमारे पास में आएगा एन एनपी, एनपी मींस नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी इनटू अपने पास में इस तरीके से डी फाई बाय डीटी, डी फाई बाय डीटी, ठीक है। ये अपने पास में ईपी का फार्मूला तो ना, करंट दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस इन द प्राइमरी ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। ओके, नाउ द ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज गिवन बाय ns into d phi by dt, ठीक है, d phi by dt। अगर मैं इनका रेशियो का भी लेता हूं इस तरीके से कि es upon ep इसी को अपने पास में आएगा यहाँ पे ns upon np,
ये जो डी फाई बाई डी टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इस रेशियो को हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं इस तरीके से टर्न रेशियो, इट इज डिनोटेड बाय के। व्हाट इज के? के इज द टर्न रेशियो। ये अपने पास में के जो है वो टर्न रेशियो है, ठीक है, टर्न रेशियो अपने पास में है ना। तो टर्न रेशियो का आपका फार्मूला अपने पास में इस तरीके से हुआ कि ईपी अपॉन ईएस इज इक्वल टू एनएस अपॉन एनपी। एक और फार्मूला अपने पास में यहाँ पे ऐसा होता है कि कोई अगर आइडियल ट्रांसफार्मर अपने पास में है, इफ द ट्रांसफार्मर इज एन आइडियल ट्रांसफार्मर, तो उसका फार्मूला अपने पास में इस तरीके से बनता है। क्या बनता है कि आउटपुट पावर, ठीक है, आउटपुट पावर इज इक्वल टू अपने पास में होता है इनपुट पावर। आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर। भैया आउटपुट पावर कितना होता है? आउटपुट वोल्टेज ES, आउटपुट करंट IS इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज EP और इनपुट करंट IP, ठीक है। अगर हमारा रेशियो इस तरीके से ES अपॉन EP है तो करंट का रेशियो अपने पास में आएगा IP अपॉन IS, है ना। तो ये रेशियो को बढ़ा के हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ES अपॉन EP इज इक्वल टू IP अपॉन IS इज इक्वल टू N, क्या है, NS अपॉन NP, ठीक है। दिस इज योर टर्न रेशियो। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे हम यहाँ पे जो इस तरीके से क्या होता है कि K की वैल्यू की बुनियाद पर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ K द ट्रांसफार्मर इज डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से K की वैल्यू की बुनियाद पे हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर को दो टाइप के अंदर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर की अपने टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर लिख सकते हैं यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर के अपने पास जो टाइप्स है वो दो टाइप्स है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ K। अगर K जो इस तरीके से ग्रेटर देन 1, अगर K अपने पास में 1 से बड़ा है, या K is less than 1, if K is greater than 1 then रेशियो, ये अपने पास जो रेशियो है वो रेशियो क्या बन जाएगा आपके पास में ES, है ना, ES upon EP is greater than 1, तो this implies आउटपुट वोल्टेज, ठीक, इस तरीके से आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज, और NS upon NP is also greater than 1, this implies NS number of turns in secondary is greater than the number of turns in primary, and IP upon IS, ठीक है, तो this greater than 1, तो this implies इनपुट करंट इज ग्रेटर देन आउटपुट करंट, है ना। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा ट्रांसफार्मर जो कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट करे, जिसमें प्राइमरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कम हो और सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो, जिसके अंदर सेकेंडरी के अंदर यहाँ पे इस तरीके से प्राइमरी में करंट ज्यादा हो और सेकेंडरी में करंट क्या हो, कम हो, तो ऐसे ट्रांसफार्मर हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसका नाम हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है, इसका नाम है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो अगर किसी ने इस तरीके आपको अगर पूछा कि व्हाट इज मीन बाय स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो आप जो इस तरीके से यहाँ पे तीन बातें आपको मालूम होना चाहिए। ऐसा ट्रांसफार्मर जो इस तरीके से क्या करता है, कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और जिसमें अपने पास में इस तरीके से ज्यादा जो करंट है वो करंट ज्यादा रहेगा तो क्या कर देगा, उसको कम कर देगा। तो अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट द लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज एट हाई करंट टू लो करंट, इसको हम बोलते हैं इस तरीके से स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अपने पास में क्या होता है कि अगर K अपने पास में लेस देन 1 है तो ये जो रेशियो अपने पास में एकदम इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ES EP upon ES is less than 1, this implies ES यानी सेकेंडरी वोल्टेज कम रहेगा और प्राइमरी वोल्टेज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ पे इस तरह लिखेंगे कि सेकेंडरी जो है ना, NS upon NP is less than 1, this implies कि number of turns in secondary is less than the number of turns in primary, and the current का जो अपने पास में रेशियो IP upon IS is less than 1, this implies IP is less than IS, है ना। यानी क्या हो जाएगा अपना सेकेंडरी के अंदर अपने पास अगर जो वोल्टेज कम करना है, आपको जो आउटपुट वोल्टेज अगर कम चाहिए तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इस तरीके से कि आपको इस तरीके स्टेप एक ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस ट्रांसफार्मर का नाम है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जो ज्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन करंट अपने पास में इस तरीके से मालूम यहाँ पे क्या होता है, जो करंट ज्यादा है ना, जो करंट अपने पास कम है तो उसको बढ़ा देता है। और नंबर ऑफ टर्न्स अपने पास में क्या होते हैं कि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं और प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। एक और बात यहाँ याद रखिए कि क्योंकि प्राइमरी के अंदर अपने पास यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कैसे कम है, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, इसलिए प्राइमरी का वोल्टेज क्या है, कम है। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी क्या है, कम है, उसको यहाँ पे बढ़ाने का है, उसको यहाँ पे इस तरीके अगर बढ़ाने का स्टेप अप करना है तो आपको यहाँ पे इस तरीके वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पे एक बात अपने पास में आती है कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गए तो आउटपुट वोल्टेज आपका बढ़ जाएगा। अब आउटपुट वोल्टेज अगर आपका बढ़ गया
तो इसका मतलब अपनी बात ये हो गया कि आपका आउटपुट करंट क्या हो गया, कम हो गया। अब आउटपुट करंट अपनी बात में कम है और आउटपुट इनपुट करंट अपनी बात में क्या ज्यादा है, इसलिए क्या करते हैं स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में काम ये किया जाता है कि जो इनपुट कॉइल जो होती है, इनपुट कॉइल उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं लेकिन पतले होते हैं, बारीक होते हैं, बारीक होते हैं। और अपने इस्तेमाल यहाँ पे बारीक क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो करंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे कम है और आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट अपने पास में वोल्टेज ज्यादा चाहिए, तो नंबर ऑफ टर्न्स अपने पास में यहाँ पे आउटपुट में ज्यादा रहेंगे और नंबर ऑफ टर्न्स आउटपुट में ज्यादा रहेंगे, लेकिन आउटपुट के जो टर्न्स बनाएंगे अपन जो है ना वो मोटे बनाएंगे। ठीक, इस तरह मोटे क्यों बनाएंगे, क्योंकि हम इस तरीके से हम क्या करना है कि ज्यादा करंट को तुमको उसको होल्ड करना है ना। तो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर क्या किया जाता है, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर अपने पास में बात याद रखें आप लोग जो है बहुत ध्यान से, कौन सी बात ध्यान में रखना है आपको कि नंबर ऑफ टर्न्स क्या रहते हैं इस तरीके से आउटपुट के अंदर ज्यादा रहते हैं और आउटपुट जो कॉइल अपने पास में क्या होती है इस तरीके से पतली होती है, जबकि इनपुट के अंदर अपने पास में करंट ज्यादा होता है तो इनपुट की कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं लेकिन वो उस तरीके से मोटे होते हैं। इसके उल्टा सारी बातें अपने पास में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, आपके समझ में आएगी कि इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ अपने पास में इस तरीके से बहुत सारी बातें ट्रांसफार्मर के ताल्लुक से आपने देखें। एक और बात है ट्रांसफार्मर के आपको बता देता हूं मैं कि इसकी इफिशियंसी क्या होती है ना, ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी, व्हाट इज द इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर, द रेशियो इट इज नोटेड बाय ईटा, द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर, the ratio of output power to input power, output power to input power, ठीक है, input power is called efficiency of the transformer into 100%, ठीक है। याद रखना आपने किसी भी ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है वो 100% नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि तुम्हारे पास इसके अंदर कुछ लॉसेस अपने पास में होते हैं। वो लॉसेस कौन कौन से हैं, तो नंबर एक आपके यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से नंबर ऑफ टर्न्स जो है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स अपने पास में जितने यहाँ पे फ्लक्स इनपुट में पैदा होते हैं सारे के सारे टर्न्स अपने पास में इस तरीके से आउटपुट के अंदर लिंक नहीं होते हैं। जितने टर्न्स अपने पास में यहाँ जितना फ्लक्स यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है सारे के सारे फ्लक्स इनपुट के अंदर आउटपुट में इंड्यूस नहीं होने की वजह से हमारे पास में इसकी एफिशिएंसी जो 100% नहीं होती है। कुछ लॉसेस अपने पास में इस तरीके यहाँ पे हिस्टेरेसिस लॉसेस है और कुछ इस तरीके से आयरन लॉसेस है। ये हिस्टेरेसिस लॉसेस में और यहाँ पे तुम्हारे पास में एडी करंट लॉसेस है। तो एडी करंट लॉसेस की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ की जो इसकी एफिशिएंसी है वो 100% नहीं होती है। तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि कोई भी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% नहीं होती है ड्यू टू सम लॉसेस। ये जो लॉसेस मैंने आपको अभी बताया हूं इस लॉसेस की वजह से। उसके बाद में एक और बात आप याद रखें, आइडियल ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर अपनी बात में वो होता है कि जिसमें अपने बात में इस तरीके से दोनों भी कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो जीरो होना चाहिए। दोनों कॉइल का रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए, जिस तरीके से वन फैक्टर। दूसरा फैक्टर अपनी बात में कि जितने यहाँ पे फ्लक्स यहाँ जितने पैदा हो रहे हैं सारे के सारे फ्लक्स हमारे बात में इस तरीके से यहाँ पे क्या होना चाहिए, आउटपुट के अंदर लिंक्ड होना चाहिए। ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर अपने पास में ये है कि इसकी एफिशिएंसी अपने पास में 100% होना चाहिए। ये जो है कुछ फैक्टर्स है जिनकी बुनियाद पर हम यहाँ पे इसको आइडियल ट्रांसफार्मर कह सकते हैं। लेकिन कोई भी प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर जो है वो आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं होता है। हमने यहाँ पे ट्रांसफार्मर ऐसे बहुत देखे हमारे रोड के किनारे में हम जब जाते हैं तो वो कुछ यहाँ पे डिब्बे लगे होते हैं जिसको आप अपनी आम जबान में डिब्बा कहते हैं, हालांकि वो डिब्बा नहीं होता है बल्कि वो ट्रांसफार्मर होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जहाँ से पावर हमारे पास प्रोड्यूस हो जहाँ से पावर इस तरीके से जनरेट होकर हमारे पास में आती है तो उसके अंदर बहुत सारा लॉसेस होता है, बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी के अपने जो पावर आती है। तो या हमको एक तो इस तरीके से पावर को कम करके हमारे घर तक पहुंचाना होता है, दूसरी बात उस लॉसेस को भी मिनिमाइज करना होता है, इसके लिए ट्रांसफार्मर का हम इस्तेमाल करते हैं। इसका यूज ऑफ योर ट्रांसफार्मर अपने पास में ट्रांसफार्मर का यूज है। ट्रांसफार्मर की वजह से ही हम इतने बड़े वोल्टेज को जो है हमारे घर में 250 और 240 वोल्ट के ऊपर यूज करते हैं। अगर ट्रांसफार्मर नहीं होते तो 4000 वोल्ट का हमारे पास तरीके से मेन लाइन चलती है वो हमारे घर में कैसे इस्तेमाल करें, कैसे इस्तेमाल करें, इस वजह से हम उनके ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। नाउ ये आपका जो इस तरीके से पॉइंट्स हुए। अब यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, वो क्वेश्चंस आप इस तरीके से स्लाइड्स के ऊपर देखें ये कौन से क्वेश्चंस हैं। तो फिर क्वेश्चन हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। आपको कुछ फॉर्मूले याद रखना है। सेकंड एक बार सेकंड ठीक है। क्वेश्चन डियर स्टूडेंट आपके क्वेश्चंस देखें। क्वेश्चन आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मेरे पास में है जो मैंने आपके लिए लाया हूँ। ये क्वेश्चन देखिए आप, मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपको बताने वाला हूँ। हाँ और लो आगे, ये पहले ये लो, हाँ ये लो, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो ना ऊपर वाला। A circular coil of radius 0.1 मीटर। मैं यहाँ पे इस तरीके से कुछ हिंट्स आपको दूंगा, कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है,
कि a circular coil of radius 0.1 meter has 80 tons of the wire. If the magnetic field through the coil increases from 0 to 2 Tesla in 0.4 second, then the coil is connected to 11 ohm resistance. What is the current in ampere flow through the resistor during the 0.4 second? इसका मतलब ये होता है कि अपने पास में एक कॉइल है, ये कॉइल आपके पास में है, क्वेश्चन का जो मतलब समझ लिया, ये कॉइल है, इसका रेजिस्टेंस सर्कुलर कॉइल है, इसका अपने पास में जो इसका रेजिस्टेंस, इसका रेडियस जो है वो 0.1 है, 0.1 मीटर है, 0.1 मीटर। ऐसे अपने पास में 100 इसके 80 टन है, ठीक है, अपने पास में इसके 80 टन है, यानी n इक्वल अपने पास में यहाँ पे 80 दिया हुआ है और स्मॉल r अपने पास में 0.1 है, 0.1। If the magnetic field through the coil increases from 0 to 2 Tesla in 0.4 second, ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो अपने चेंज हो रहा है dB by dt, ठीक है, इसका चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, ये अपने पास में कितना हो रहा है, ये 0 to 2 in 0.4 सेकंड, तुम तो लिख सकते हैं यहाँ पे कितना आएगा 2/0.4, तो इट विल भी अपने पास में क्या हो गया, ये 2 एकम 2 और 2 2 4 अपने पास में इस तरीके 1/0.2 और ये 0 काट के यहाँ पे अपन डेसिमल लगा देंगे इस तरीके से 5, अपना जो dB by dt अपने पास में हो गया, वो हो गया 5 टेस्ला पर सेकंड, ठीक है, इस तरीके से ये अपने पास में आ गया। उसके बाद में आपको दिया हुआ है यहाँ पे और क्या कि अपन ने क्या है, किस तरीके से इस कॉइल को हम एक रेजिस्टेंस के साथ में जॉइन करते हैं, ये कॉइल को इस तरीके हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के साथ में जॉइन कर दिए इस तरीके से, जो अपने पास में कितने ओम का है, 11 ओम का है, ठीक है, इस तरीके 11 ओम का। तो आपको ये बताने का इस तरीके से यहाँ पे कि इसमें से कितना करंट फ्लो होता है, आपको बताने का है, कैलकुलेट करके बताने का है कितना करंट फ्लो होता है। तो यूनिट है करंट निकालना आपके लिए बहुत आसान सी चीज है कि आपको ओम का लॉ पता है, इस तरीके से E = IR होता है और I = अपने पास में E/R होता है और आपको ये मालूम इस तरीके से 1/R = अपने पास में E की वैल्यू d∅/d होती है। फिर आपको ये भी मालूम है कि 1/R = अपने पास में आता है d of AB/dt ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ अपने पास में इस तरीके से इसका एरिया जो अपने पास में कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, ये हमारे पास में आएगा dB/dt, इस तरीके से बनेगा फार्मूला। नाउ द करंट का फार्मूला अपने पास में बन गया, तो आपको सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज पुट करना है। यहाँ पे आएंगे इस तरीके से R अपने पास में कितना है, अपने पास में R जो है 11 है, तो मैंने यहाँ पे 11 लिखा हूँ। एरिया अपने पास में आएगा इस तरीके से pi r² दिस इज द एरिया ऑफ द कॉइल एंड देन dB/dt अपने पास में कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है, इस तरीके 5 आ गया। तो ये 5 अपने पास में ऐसा आ गया। अब यहाँ अपन जो पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 1/11 इंटू अपने पास में आएगा 22/7 इंटू R अपने पास में कितना है, वो है 0.1 का स्क्वायर इंटू अपने पास में आएगा इस तरीके से 5, ये 11 एकम 11 और 11 दूनी अपने पास में 22 हो गया, तो 2/7 तुम्हारे पास में आ गया। 0.1 का स्क्वायर मतलब अपने पास में होता है 0.01 और ये हो जाएंगे इस तरीके से 5 आ गया अपने पास में। अब आप देखेंगे इस तरीके से यहाँ पे जो है कि ये क्या हो गया आपका 5 दूनी 10, 5 दूनी कितना हो गया आपका जो 10 हो गया, ये हो गया 10 0.1 अपॉन कितना आ गया 0.1/7 आ गया और 0.1 वाला उसको यहाँ पे अगर 70 लिखता हूँ तो ये अपने पास यहाँ का 0 निकल जाएगा तो आएगा 1/70, ठीक है, इस तरीके से ये आपके पास इस तरीके से इसका आंसर आता है कि 1/70। तो उसको लिख सकते हैं इस तरीके से 1/70 को आप जो है दूसरे फॉर्म में लिख से आता है तो ये आपका आंसर बनेगा 1/70। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आगे बढ़ो ऊपर, नीचे लो नीचे लो नीचे नीचे लो नीचे, ये क्वेश्चन नंबर ऑफ टन्स। एक और चीज इसमें जो आपको मालूम होना चाहिए वो ये है कि हमने यहाँ पे नंबर ऑफ टन्स जो है, ठीक, इस तरीके से आपको 1/70 आप समझ रहे हैं इसको, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे जो करंट निकाला है ये 1 टन का निकाला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि दिस इज द करंट फॉर 1 टन, तो अपने आपने जो टन्स आपको दिए हैं वो कितने दिए, इस तरीके से 80 दिए हैं, तो जाहिर सी बात है आपका जो करंट अपने पास में आएगा वो अपने पास में इस तरीके से क्या आएगा यहाँ पे n into I, ठीक, इस तरीके से ये अपने पास में इसको I डैश बोल देते हैं। तो n अपने पास में कितना है 80/70, ठीक है, ये 70 अपने कैंसिल हुआ तो n में से आपका आंसर जो आएगा उसका 8/7 आएगा। दिस इज द टोटल करंट बाय द सर्किट, ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर आपको लिखेंगे इस तरीके से कौन सा 8/7। तो मैंने वहां पे आगे अगर आपके रोका था आंसर मुझे 1/70, तो दिस इज द करंट फॉर 1 टन। आपको अगर इस तरीके से पूरे टन का अगर करंट निकालना है 80 टन का आपको निकालना है तो उसका आंसर आपको यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएगा और वो ऑप्शन आपका क्या रहेगा, इस तरीके से ए रहेगा 80/8/7, ठीक है। नेक्स्ट अपने यहाँ पे देखेंगे इस तरह क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2
क्वेश्चन नंबर 2 है कि रेक्टेंगुलर कॉइल अपने पास में इस तरीके रेक्टेंगुलर कॉइल आपके पास में, इस रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर आपका जो इस तरीके से यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि n अपने पास यहाँ पे 20 दिया हुआ है 20 एंड द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ए आपका जो इस तरीके से 25 स्क्वायर सेंटीमीटर है। डियर स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान में रखें कि यहाँ पे आपका जो इस तरीके से यूनिट आपको जो दिया है कि क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट इसको पढ़ते नहीं बराबर और समझते हैं कि अपने पास में ए इस तरीके से 25 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो स्क्वायर सेंटीमीटर अपने पास में इसका मतलब ये है कि स्क्वायर लिखेंगे 25 into 10 raised to -4 अब हो गया स्क्वायर मीटर, क्योंकि आपको एक ही यूनिट के अंदर सबको कन्वर्ट करना पड़ता है। ये अपने पास में सीजीएस में तो उसको यहाँ पे एमपीएस में कन्वर्ट करेंगे। एक मीटर के अंदर जो है 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो एक सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे 10 raised to -2, तो उसका स्क्वायर अगर हम लेंगे तो 10 raised to -4 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है। हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, ये जो तुम्हारे पास में जो कॉइल है इस कॉइल का रेजिस्टेंस जो है वो 100 ओम है, यानी R इज इक्वल टू अपने पास में इस तरीके से 100 ओम दिया है आपको, ठीक है 100 ओम दिया है। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर चेंजेस एट द रेट ऑफ 1000 टेस्ला पर सेकंड, यानी आपको यहां पे इस तरीके से दिया है कि dB अपॉन dt ये चेंज हो रहा है 1000 टेस्ला पर सेकंड, ये आपको दिया है इस तरीके से। और आपको मालूम करना है कि करंट इन द कॉइल, ठीक है आपको यहां पे भी करंट फाइंड करना है, तो करंट इज इक्वल टू वाटर, है ना। ये क्वेश्चन कराने का मकसद मेरा यहाँ पे ये है कि हर क्वेश्चन के पीछे अपने पास में इस तरीके से एक पर्टिकुलर मैसेज है, एक मकसद है। यहाँ पे आपको इस तरीके से एरिया दिया है, वहां पे आपको एरिया निकालना पड़ रहा था, यहाँ पे आपको एरिया दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एरिया आपको जो दिया है सिर्फ यहाँ पे इसको चेंज करके दिया है, यानी यहाँ पे आपको सीजीएस यूनिट में दिया है। तो सीजीएस यूनिट में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको 25 लेके सॉल्व करना शुरू करते हैं और वो इस तरीके से उनका जो आंसर है वो गलत हो जाता है। तो आप यहाँ पे इसको आप यहाँ पे क्या करेंगे सर, पहले कन्वर्ट कर देंगे स्क्वायर मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, बाद में हमारा जो फार्मूला है करंट का, कि करंट का फार्मूला अपने पास में इस तरीके से I = 1/R * d/dt आपका फार्मूला होगा डायरेक्ट, ये 1/R आपका यहाँ पे 1/R लिखो, और यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है आपका, यहाँ पे अपने मैग्नेट एरिया कांस्टेंट रहेगा और चेंज होगी अपने पास में इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड d/dt आपका यहाँ चेंज हो रहा है। तो 1/R व्हाट इज R, आपका R जो इस तरीके से 100 है और नंबर ऑफ टर्न्स आप इसको ले लो इस तरीके से यहाँ पे कि नंबर ऑफ टर्न्स आपके कितने n है, तो लिखेंगे इस तरीके से यहाँ पे n की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दो, n की वैल्यू आपकी यहाँ पे 20 है, 20/100, एरिया अपने पास में कितना है 25 into 10 - 4 है, और dB/dt अपने पास में कितना इस तरीके से 1000 है, 1000, ठीक है। तो अब इसका कैलकुलेशन अपने पास में इस तरीके से होगा, कैसे होगा इसका कैलकुलेशन कि 20 एकम 20 है ना, और अपने पास में इस तरीके से क्या हो जाएगा 20 × 5 = 100 है ना, 20 × 5 = 100, 20 एकम 20, 20 × 5 = 100, 5 एकम 5, 5 5 25, ये आपके पास में आ गया 5, और ये 10⁻³ है ना, 10⁻³ हो गया, 10⁻⁻1 मतलब अपने पास में यहाँ पे 10⁻⁻4, 3 में से 4 गया तो अपना बचेगा 10⁻⁻1, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.5 एम्पियर, ठीक है। दिस इज योर आंसर एंड द आंसर विल बी 0.1 एम्पियर, वो आपको सी ऑप्शन में दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। ओके, नाउ सी सब अलग-अलग टाइप्स के क्वेश्चन है। यहाँ पे अपना जो पहला जो क्वेश्चन था उसमें कॉइल अपने पास में कैसी दी थी, इस तरीके से सर्कुलर दी थी, यहाँ पे तुम्हारा रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो कॉइल कैसी भी हो आपको उसका एरिया, अगर समझो फर्स्ट करो उसका लेंथ और ब्रेथ अगर कभी दिया रहता तो आपको उसका लेंथ और ब्रेथ करके क्या करना, निकालना पड़ता, उसका एरिया निकालना पड़ता। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि कभी एरिया चेंज करेगा, कभी इस तरीके से फील्ड चेंज करेगा, कभी टाइम चेंज करेगा, और ये सब चेंज करके आपको इस तरीके से यहाँ पे कभी करंट निकालना है, कभी रेजिस्टेंस निकालना है, कभी ईएमएफ निकालना है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको जो है जितने वेरिएबल्स है, क्वेश्चन जितने वेरिएबल्स है आपके पास में उसके लिहाज से आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये बताता है इस तरीके से कि फैराडे लॉज आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है इस तरीके से। तो फैराडे के लॉ है वो एक्चुअली में कौन से किस पर काम करते हैं, चार्ज पर के एनर्जी पर के मैग्नेटिक फील्ड पर या बी और सी पर। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक चीज को समझेंगे कि फैराडेज लॉज आर नथिंग बट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपको बहुत अच्छे तरीके से बात मालूम है कि अगर मैं है ना यहाँ पे इस तरीके से, अगर ये मेरी कॉइल है, ये मेरी अगर कॉइल है, मेरी बात में यहाँ इस तरीके से मैग्नेट है, ये मैग्नेट है ना, ये मेरी कॉइल है, ये मैग्नेट है। तो मैग्नेट को मैं इस तरीके से कॉइल के पास अगर मैं मैग्नेट को बहुत देर तक भी अगर रखूंगा इस तरीके से तो भी इसमें करंट इंड्यूस नहीं होता है। करंट का इंड्यूस होता है इससे मैं यहाँ पे मैकेनिकल वर्क करता हूँ, मैकेनिकल वर्क मतलब मैं क्या करता हूँ, मैग्नेटिक को से मूव करता हूँ, तो दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी। द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फैराडे लॉ अपनी बात में बताते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी इस तरह से कन्वर्ट होगी इस तरीके टाइम में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो देयरफॉर फैराडेज लॉज आर नथिंग बट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी, ये इसका आपका आंसर होना चाहिए। तो आंसर अपने पास में इसका क्या है, बी है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। द मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए क्लोज सर्किट of resistance 10 ohm varies with the time in second as phi is equal to 6t square minus 5t plus 1, ठीक है। the magnitude of the induced current at 0.2 second is, ये आपका क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर। हेलो, हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स अपने पास में किसी क्लोज सर्किट के अंदर जिसका रेजिस्टेंस अपने पास में 10 ओहम है, वो वेरी हो रहा है इस तरीके से टाइम के अंदर। आपको एक फ्लक्स के अंदर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, phi इज इक्वल टू आपको दिया है 6t स्क्वायर, ठीक है। phi इज द फंक्शन ऑफ टाइम, 6t स्क्वायर माइनस 5t और प्लस 1, दिस इज योर phi। रेजिस्टेंस आपको दिया है इस तरीके से कॉइल का, वो अपने पास में 10 ओहम है, 10 ओहम। आपको यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू, टाइम t इज इक्वल टू 0.25 सेकंड के अंदर आपको बताना है कि इंड्यूस करंट का मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट आपको बताना है, ठीक है सर, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट कितना होता है। तो अब यहाँ आप इस तरीके से ध्यान शुरुआत करेंगे। पहले यहाँ देखिए अपने पास में कि जो फार्मूला अपने पास में करंट का है वो क्या इस तरीके से 1 बाय I इज इक्वल टू 1 अपॉन R इनटू d phi बाय dt, ठीक है, d phi बाय dt। डिफरेंट टाइप्स के अपने यहाँ पे क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, तो I इज इक्वल अपने पास में आ जाएगा इस तरीके से यहाँ पे 1 बाय R, व्हाट इज R, ये अपने पास में 10 दिया हुआ है, और d phi बाय dt, यानी आपको क्या करना है इस तरीके से phi को डेरिवेट करना है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1, दिस इज द फार्मूला। ओके, नाउ दिस विल बी 1 बाय 10 इनटू अपने पास में इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूं, तो अपने पास में इस तरीके से 12t माइनस 5, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ योर, काय की डेरिवेटिव के अपने पास में यहाँ पे जो है ये डेरिवेटिव अपने पास में इस तरीके से phi की होगी, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, 12 के अपने t की जगह पे आपको रखना है कितना, 1 बाय 10 इनटू अपने पास में इस तरीके से 12 इनटू t अपने पास में कितना है, ये है 0.25 है ना, माइनस अपने पास में आएगा 5, हमने टाइम पुट किया यहाँ पे, तो 1 बाय 10 इसी को अपने पास में आएगा 12, 25 गुनी 50 का सीफर हाथ का है 5, और 25 जगह 25 25 5 कितना होता है 30, यानी 25 12 होता है अपने पास में 300, तो ये हो जाएगा अपने यहाँ पे डेसिमल माइनस 5, ठीक इस तरीके से। तो 3 में से 5 के तो अपने पास में कितना बचता है, ये 1 बाय 10 इनटू अपने पास में इस तरीके से -2 हमारे पास में आएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे करंट का मैग्नीट्यूड लेना है, तो यहाँ पे इस तरह माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 बाय 10 2 1 से 2 2 5 से 10, 1 बाय 5 हुआ, 1 बाय 5 अपने पास में दिया रहेगा इस तरीके से 0.2 एम्पीयर, ठीक है, ये तुम्हारे पास में करंट का मैग्नीट्यूड है। तो आप देखेंगे इसका आंसर जो इस तरीके से कितना दिया हुआ है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है इस तरीके से 0.2 एम्पीयर, ओके। उसके बाद में आप ये देखे थे, मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताया था इस तरीके से कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, ये बहुत अच्छा सवाल है जो है कि कॉपर रॉड ऑफ लेंथ L is rotated and about its one is perpendicular to the magnetic field with constant angular velocity omega. The induced EMF between the ends of the ends इस कितना रहेगा, ठीक है इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरीके से अपने पास में एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में इस रॉड को पकड़ के अपने पास में एक रॉड है, ये रॉड है, इस रॉड को पकड़ के यहाँ पे रोटेट करते हैं, रोटेट, ठीक है, रोटेट करते हैं, तो आपका रोटेशन की वजह से जो मैग्नेटिक इंड्यूस पैदा होगा इसके दोनों सिरों के बीच में, वो कितना रहेगा, तो ईएमएफ तो अपने पास में इतना ही रहता है, कितना, ई का फॉर्मूला अपने पास में इस तरीके से d phi by dt, ये तो अपने पास में फैराडे लॉ है, और ई इसी को अपने पास में आएगा इस तरीके से d by dt और phi की जगह पे a into b आएगा, ठीक है, a into b। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या कि e इसी को हमारे पास में हो गया 1 by t है, 1 by t को हम म्यू कह सकते हैं। एरिया अपने पास में क्या बन रहा है, इसको जब यहाँ पे रोटेट करेंगे इस तरीके से, रोटेट जब हम करते हैं तो एरिया बनता है अपने पास में सर्कल बनता है, सर्कल, और सर्कल का हमारे पास में इस तरीके से एरिया आता है, वो आता है पाई आर स्क्वायर, और बी हमारे पास में इस तरीके से कितना है, बी अपने पास में यहाँ पे बी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हमको ओमेगा लाना है, तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ कि ऊपर और नीचे यहाँ से मैं 2 एडजस्ट करता हूँ, ऊपर भी और नीचे, ठीक है, 2 एडजस्ट करता हूँ मैं यहाँ पे ना, तो मेरे पास में 1/2 हो गया इस तरीके से, और ये यहाँ पे ट्वाइस पाई इनटू म्यू हो गया, फिर ये आर स्क्वायर इनको यहाँ पे बी लिखेंगे, ओके। ये यहाँ पे जो ट्वाइस पाई म्यू है इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज ओमेगा। तो यहाँ इस तरीके से 1/2
ये आपका ओमेगा हो गया, ये हो गया बी। यहाँ आर की जगह पे अब यहाँ इस तरीके से लेंथ अगर मैं इसका आर लेता हूँ या एल लेता हूँ तो अपने पास में आर की जगह पे क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, तो एल स्क्वायर लिखेंगे। आपका जो ऑप्शन बन गया इस तरीके से कौन सा, 1/2 बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर, दिस ऑप्शन इज फाइंड सी। तो आपका आंसर जो क्या रहेगा इसका सी रहेगा। नाउ ये क्वेश्चन जो रिपीट करके मैं आपको जो बता रहा हूं उसकी वजह आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल एट एनी इंस्टेंट t इज गिवन बाय, ओके। तो यहाँ पे आपका जो फाई है जो है ठीक इस तरीके से फाई, ये फाई अपने पास में 10t स्क्वायर माइनस 50t और प्लस 250 इस तरीके से आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। आपको यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ पता लेगा, ठीक है। ईएमएफ अपने में कितना इंड्यूस्ड होता है और टाइम जो आपका इस तरीके से t, यानी अगर किसी फ्लक्स में यहाँ पे हमें जो है चेंज हो रहा है, फ्लक्स में अगर यहाँ पे चेंज हो रहा है अपने पास में, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ईएमएफ जो है 3 सेकंड के बाद कितना इंड्यूस होता है आपको यहाँ पे इस तरह कैलकुलेट करके बताना है। पहले क्वेश्चन जो अपने पास में इस तरीके से था उसमें करंट निकालना था, यहाँ पे आपको ईएमएफ निकालना है, लेकिन आपको यहाँ पे इस तरीके से लेंस लॉ के साथ में निकालना है। तो ईएमएफ इसी को आएगा माइनस डी फाई बाई डी टी। पहले आपको यहाँ पे इसने मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट पूछा था, करके हम यहाँ पे माइनस साइन नहीं लिए थे, और हम यहाँ पे इस तरह माइनस साइन का इस्तेमाल करेंगे बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज the actual voltage which are induced in the coil, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में किस तरीके से E is equal to minus d phi by dt, ये हो गया minus d by dt ऑफ, आपको डेरिवेटिव लेना है यहाँ पे 10t स्क्वायर माइनस 50t और प्लस 250, ठीक है, 250। जब मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो इसका डेरिवेटिव अपने पास में इस तरीके से बनता है, क्या बनता है, माइनस अपने पास में आएगा सिर्फ 10 का अपने पास में आएगा सिर्फ 20 है ना, 10 का कितना है 10 दूनी 20, 20t हो जाएगा, और माइनस अपने पास में आएगा इस तरीके से 50 आएगा, और वो जो कांस्टेंट आपको जो दिख रहा है इस तरीके से ना, ये क्या हो जाएगा 10 दूनी 20 हो जाएगा, और माइनस 50 रहेगा, t का डेरिवेटिव 1 हो गया, और 250 क्या है कांस्टेंट है, उसकी डेरिवेटिव कितनी आती है 0 आती है, ओके। ये इस तरीके से हो गया। अब मैं यहाँ पे माइनस से ब्रैकेट जब खोलता हूँ तो माइनस 20t हो गया और प्लस अपने पास में 50 हो गया, ओके। टाइम इंस्टेड अपने कौन से टाइम पे फाइंड करना है, 3 सेकंड के बाद कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ फाइंड करना है। मैं यहाँ पे t की जगह पे 3 रखता हूँ, तो E इक्वल टू आएगा माइनस 20 इंटू 3 और प्लस क्या आएगा 50, ये हो गया माइनस 60 और प्लस 50, एंड अपने पास में आएगा माइनस 10 वोल्ट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इस बात को ध्यान नहीं रखेंगे कि माइनस साइन आपको लेना है या नहीं लेना है ना, तो ये डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड के ऊपर। अगर आप माइनस साइन नहीं लेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पे 10 वोल्ट आएगा, और आपको इस तरीके से यहाँ पे बी में दिया है और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आपको इस बात का यहाँ पे जब क्वेश्चन आप सॉल्व करो तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरीके से हम यहाँ पे आंसर बिल्कुल बहुत एक जैसे रहते हैं। तो एक जैसे आंसर पे अगर आपको बचना है और सही आंसर पे अगर आपको पहुंचना है तो ये सारी चीजें आपको करते आना चाहिए। नेक्स्ट लो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पूरा है, नीचे नीचे उसको, हाँ ये ओके। एक रेक्टेंगल अपने स्क्वायर अपने मेटल वायर है, लूप PQRS, उसका साइड अपने पास में यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और उसका रेजिस्टेंस कितना है 1 ओहम है, ठीक है। इज मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ इस तरीके से आप देखेंगे, एक अपने पास में क्या है, इसका फिगर भी आपके पास में क्वेश्चन के अंदर जो है फिगर देखेंगे आप लोग कि एक मेटल स्क्वायर मेटल है वायर जो PQRS इस तरीके से उसका लूप बना हुआ है, इसका साइड अपने पास में यहाँ पे जो है इसका लेंथ यानी कि साइड का लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसका रेजिस्टेंस अपने पास में यहाँ पे जो पूरा वायर का जो रेजिस्टेंस है यानी स्क्वायर लूप का जो आपका जो रेजिस्टेंस है 1 ओहम है, 1 ओहम अपने को दिया हुआ है, एंड इज मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरीके कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में मूव हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड अपने पास में यहाँ पे ट्वाइस वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके अलग-अलग यूनिट होते हैं, कभी टेस्ला होता है कभी वेबर होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए सारी यूनिट एक ही है। शोन इन द फिगर द मैग्नेटिक लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप्स, है ना, प्लेन ऑफ द लूप्स, ठीक है। ये लूप अपने आप देखेंगे आप इस तरीके से कनेक्टेड टू द नेटवर्क। वो जो लूप अपने पास में, ठीक है, ये स्क्वायर लूप है, इसका साइड अपने पास में कितना है, जो है साइड अपने पास में 10 सेंटीमीटर का है। ये यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट किया इस तरीके से एक नेटवर्क के साथ इसको कनेक्ट किया, ठीक है, इस तरीके से ना 3 ओम, यहाँ पे 3 ओम के यहाँ पे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ द लीड, ठीक है, लीड वायर SB एंड RD आर नेग्लिजिबल। ये जो अपने पास में जो वायर है SB और RD, ये जो वायर अपने पास में दोनों भी, हर एक वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ तो अपने को वायर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, लेकिन यहाँ जो वायर का जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, ऐसा उसने कहा है, ठीक है, इस तरीके से। द स्पीड ऑफ द लूप सो एज टू हैव a constant current of 1 milliampere in the loop is, ठीक है। आपको किस स्पीड के साथ में इसको मूव करना पड़ेगा, बहुत
प्यारा क्वेश्चन है एकदम। आपको इस तरह कौन सी स्पीड के साथ में इसको मूव करना पड़ेगा कि इसमें जो करंट अपने पास में 1 मिली एम्पियर रहे, 1 मिली एम्पियर रहे, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी लूप को मूव करते हैं तो जो ईएमएफ अपने पास में इंड्यूस होता है उसका फार्मूला अपने पास में आता है इस तरीके से, E BL है ना, BLV, ये फार्मूला आता है BLV के, इस तरीके से ये फार्मूला आता है। तो इस फार्मूले के अंदर आपको जो है सबसे पहले क्या फाइंड करना है, आपको इस तरीके से सबसे पहले E निकालना है। अगर आपको E निकल गया तो अब यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है, लेंथ भी दिया हुआ है, वेलोसिटी भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से इसकी स्पीड फाइंड हो जाएगी ये फार्मूले के तहत। लेकिन ये फार्मूला में आपको जाने से पहले आपको E है ना IR, ये फार्मूले में जाना पड़ेगा, समझे। और IR का फार्मूला को इस्तेमाल करने से पहले आपको यहाँ पे इस तरीके से रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है, अंडरस्टूड। तो ये एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से मिलकर बनते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत जो करेंगे वो सर्किट का रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। सर्किट का अगर रेजिस्टेंस फाइंड हो गया तो हम यहाँ पे इस तरीके से क्या करेंगे, करंट रख के हम यहाँ पे ईएमएफ फाइंड करेंगे, और जब ईएमएफ फाइंड हो गया तो हम इस तरीके से क्या निकालेंगे, इसकी जो है वेलोसिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इस तरीके से पहले रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं सर्किट का। नाउ सी हियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे ये अपने पास जो नेटवर्क है ना, ये जो तुम्हारे पास में एबीसीडी जो नेटवर्क है, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों भी जगह पे अपने पास रेजिस्टेंस कैसे सेम है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी है, सेम है। तो अगर दो रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने पास में सेम होती है तो इसका मतलब ये अपने जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क अपने पास में बैलेंस है। अगर नेटवर्क बैलेंस अपने पास में होता है तो यहाँ से जो अपने पास करंट फ्लो होगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। फिर अपने पास ये सब इस तरीके से ओपन हो गया, अब ये अपने पास में ओपन हो गया तो ये दोनों भी तुम्हारे पास में इस तरीके से रेजिस्टेंस है वो कहीं में आगे सीरीज में आगे। तो ये जो अपने पास में ये रेजिस्टेंस यानी ये और ये AB और AC का जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में आने के बाद में कितना हो गया, 3 और 3 6 हो गया। AB और AC का, ठीक है, AB और AC का जो रेजिस्टेंस अपने पास में हो गया 3 और 3 6 ओम अपने पास में इस तरीके से एक ब्रांच का रेजिस्टेंस हो गया, और दूसरे ब्रांच का यानी ABC का जो रेजिस्टेंस अपने पास में आ गया, ABC ब्रांच का जो रेजिस्टेंस अपने पास में वो 6 ओम आ गया, और ADC ब्रांच का जो तुम्हारे पास में रेजिस्टेंस है ADC वो भी अपने पास में कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है, 6 ओम। अब ये जो दोनों भी ब्रांचेस जो तुम्हारे पास में है इस तरीके से, ये ब्रांच है ना, ये ब्रांच और ये ब्रांच, ये दोनों ब्रांच अपने पास में टाइम में आ गई एक दूसरे के पैरेलल में आ गई। तो पैरेलल में आने की वजह से अपने पास में जो रेजिस्टेंस बना, ठीक है, वो रेजिस्टेंस में टोटल रेजिस्टेंस कितना बना अपने पास में, ABCD का जो रेजिस्टेंस अपने पास में बन गया, यानी ABCD का जो टोटल रेजिस्टेंस बनेगा इस तरीके से आएगा 1/6 प्लस 1/6, ये अपने पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गया। तो इसको लिखेंगे इस तरीके से 2/6, यानी अपने पास जो रेजिस्टेंस बन गया इस तरीके से आएगा 6/2 मतलब 3 ओम, ठीक है, 3 ओम का रेजिस्टेंस बना। अब 3 ओम का रेजिस्टेंस बनने के बाद में ये अपने पास जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस और ये जो दूसरे यहाँ जो रेजिस्टेंस अपने पास में आया, ये कायम इस तरीके से सीरीज में आ जाता है, सीरीज में आएगा। तो सीरीज में आने की वजह से अपने पास जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यहाँ लिखेंगे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जो आया, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ये अपने पास में कितना हो गया 3 + 1 मतलब 4 ओम हो गया 4। पूरे रेजिस्टेंस में जो सर्किट के अंदर पूरा जो सर्किट अपने पास में यहाँ पे जो है ये पूरा सर्किट है ना, ये पूरा सर्किट जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे अपने पास में 3 ओम का रेजिस्टेंस आया इसकी वजह से, और यहाँ अपने पास में से 1 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है अपने फिगर के अंदर, आपको यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो है। तो 3 + 1 कितना होता है 4 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, ओके। 4 ओम का रेजिस्टेंस होने के बाद अब यहाँ पे तुम क्या निकालेंगे, इस तरीके ईएमएफ निकालेंगे, है ना। तो अपना ईएमएफ इस तरीके से कैसे निकलेगा कि E बाय ओम्स लॉ, E अपने पास में आ जाएगा IR, और यहाँ पोटेंशियल जो तुम्हारे पास में है वो पोटेंशियल कितना है अपने पास में इस तरीके से अपने को फाइंड करना है। करंट तुम्हारे पास में कितना है, करंट अपने पास में 1 मिली एम्पियर है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इस तरीके से 1 × 10⁻³ और रेजिस्टेंस कितना है 4 है, तो मेरे पास में बन जाएंगे इस तरह 4 × 10⁻³, ठीक है। ये मेरा ईएमएफ हो गया काय के अंदर वोल्ट के अंदर, ठीक है, इस तरीके से ना, ये मेरा ईएमएफ निकल गया। अब मेरा ईएमएफ निकालने के बाद मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे स्पीड निकालना है मुझको इस तरीके से ना, मेरा फार्मूला बनेगा इस तरीके से E BLV, ये मेरा फार्मूला है। मेरा यहाँ पे E कितना है 4 × 10⁻³, ये मेरा ईएमएफ है। B मेरी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 2 टेस्ला उसने मैग्नेटिक फील्ड दी है, और उसके बाद में यहाँ पे जो अपने पास में इसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 × कितना लिखेंगे यहाँ पे 10⁻² लिखेंगे आप लोग, और ये B अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ 2 × 2 2 2 4 इसको यहाँ पे कैंसिल किया, उसके बाद में अपने पास में 10⁻1 हुआ, यानी 2 × 10⁻³ और यू गेट 10⁻1 और इनटू v, ठीक है, अपने वेलोसिटी स्पीड है। अब यहाँ पे अपने 10⁻1 है 10⁻2 अपने कैंसिल हुआ, यानी अपने पास में इस तरीके से वेलोसिटी जो है 2 × 10⁻² मीटर/सेकंड, ठीक है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ योर कॉइल। इस वेलोसिटी के साथ में अगर आप यहाँ पे इसको अगर मूव करना चाहेंगे तो क्या होगा कि जो है इस तरीके से यहाँ पे सर्किट के अंदर जो है 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके ये देखिए आप, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। कॉइल हैज 1000 टन, अपने पास में कॉइल है जिसमें टन्स जो है 1000 है, 1000 टन्स है उसमें, एंड 500 सेंटीमीटर इसका एरिया। उस कॉइल का अपने पास में जो एरिया है वो अपने पास में उसका एरिया दिया हुआ है कितना है, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको लिखेंगे यहाँ पे 500 × 10⁻⁴, पहले लिख लेंगे हम यहाँ पे स्क्वायर मीटर हो गया ये, डायरेक्टली कन्वर्ट करके लिखना है आपको, टाइम को सेव करना है। The plane of the coil is placed in perpendicular to uniform magnetic field। हमने क्या किस तरीके से यहाँ पे कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखे, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसको परपेंडिकुलर, इस तरीके से परपेंडिकुलर है। तो यहाँ अपने पास में इस तरीके से क्या होगा कि B जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड वो आएगा 2 × 10⁻⁵ टेस्ला, ठीक है, ये आएगा। The coil is rotated through 180 degree, ठीक है, in 0.2 सेकंड। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। हम यहाँ पे कॉइल को इस तरीके से रोटेट करके इसको 180 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं, है ना, यानी इसको इस तरीके से यहाँ से ऐसे रोटेट करके यहाँ लेकर आ रहे हैं। तो 180 डिग्री का अपने पास में रोटेशन हुआ, तो आपका थीटा जो है, ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल जो थीटा अपने पास में है वो कितना है, 0 है, इनिशियल थीटा 1। तो थीटा 2 अपने पास जो आएगा वो आएगा 180 डिग्री, ओके। कितने सेकंड के अंदर, t = 2 सेकंड के अंदर इसको आप रोटेट कर रहे हैं। तो एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ है ना, मिली वोल्ट के अंदर अपने पास में जो है ईएमएफ की जो वैल्यू है वो अपने पास में मिली वोल्ट के अंदर कितनी आती है, आपको मिली वोल्ट में उसको कन्वर्ट करके आपको बताना है। ये उसका क्वेश्चन का डेटा हुआ। अब इस डेटा को लेकर हम लोग इस तरीके से काम करेंगे, है ना, काम करेंगे आप लोग। तो इनिशियल आपके पास जो फेज है, इनिशियल फेज आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको एक फार्मूला इस तरीके से लिख के दिया था कि E = अपने पास में आता है क्या, E = अपने पास में आता है इस तरीके से ∅2 - ∅1, है ना, या ∅1 - ∅2 कोई बात नहीं, एक ही जैसा लिख सकते हैं, है ना। अगर मैं यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ कभी कि ∅1, ठीक है, ∅1 - ∅2 अपॉन t, दिस इज द फार्मूला, चेंज इन द फ्लक्स अपॉन टाइम, दिस इज द फार्मूला, ओके। अब इनिशियल फेज अपने पास में हो जाएगा, अपने पास में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स NBA into cos of 0 माइनस अपने पास में आएगा NBA, है ना, into cos of 180 अपॉन टाइम, ठीक है, दिस इज योर टाइम, ओके। यहाँ से मैं NBA कॉमन निकाल देता हूँ, तो तुम्हारे पास में आएगा cos 0 1 होता है और cos 180 -1 होता है, और टाइम अपने पास में इस तरीके से t है, तो माइनस माइनस बिकम प्लस, ये तुम्हारे पास में आएगा 2 टाइम्स ऑफ NBA अपॉन t, ठीक है। सारी की सारी वैल्यूज आपको यहाँ मिल जाती है। ये अपने पास में आएगा 2 टाइम्स n, अपने पास में कितना है, n आपके पास में इस तरीके से 1000 है, और एरिया अपने पास में इसका क्या, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके 2 × 10⁻⁵ है, और एरिया आपका जो इस तरीके से कितना है 500 है, 500 × 10⁻⁴ इसका एरिया है, और टाइम अपने पास में कितना है, ये 2 सेकंड है, टाइम 2 सेकंड, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से 2 मैंने कैंसिल कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे 10⁻⁴, अब यहाँ पे सिर्फ काउंटिंग, किस तरीके से काउंटिंग, भाई आपका जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ज्यादा आपको 1 मिनट में सॉल्व करना है, और 1 मिनट में आसानी के साथ में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे सर, यहाँ पे 10⁻⁵ और 10⁻⁴, तो आपका 10⁻⁹ हुआ है, 10⁻⁹, ठीक है। अब आपके पास में यहाँ पे नंबर बचे हैं, ये हो गया आपके पास में 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। अपने पास 5 दूनी 10 हो गया, तो इसको भी लिखेंगे इस तरीके से 10, है ना, 10 इंटू लिखेंगे 10⁻⁴, ये 2 है, ये 3 है, तो 10⁻⁴ कितना हो गया, 5 हो गया, और अपने पास में यहाँ पे नीचे का 2 कैंसिल हो गया, तो ये इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। 5 में से 9 गया तो अपने पास में 5 हो गया, इस तरीके से इसको हम लिखेंगे 6 लिख सकते हैं, ओके। यहाँ 5 और 1 6 हो गया, मतलब इसको लिखेंगे यहाँ पे 10⁻⁹ और 10⁻⁴ कितना लिखेंगे, इसको 6 लिखेंगे, ठीक है, 10⁻⁶, है ना। तो ये अपने पास में 10⁻⁴ कितना बचा, 10⁻⁴ अपने पास में इस तरीके से -3 बच गए, 10⁻⁻3, तो इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे 10⁻⁻3, अच्छा ये 0.2 सेकंड है, ओके, नॉट 2 सेकंड है बल्कि 0.2 सेकंड है, ठीक है। तो 0.2 सेकंड का अपने पास में 0.1 बचा है, यहाँ पे ये ऊपर जाके अपने पास में 10⁻⁻² हो जाएगा। अगर मैं इसको, ये हो गया अपने पास में वोल्ट के अंदर अपने पास में आ जाएगा, ये 0.1 है, ठीक है, 0.1 इंटू 0.1, तो ये अपने पास में कितना होगा एक्चुअल में, है ना, 10⁻² हो गया, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 × 10⁻³ लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। और 10⁻³ को क्या बोलते हैं, मिली वोल्ट बोलते हैं, तो लेंगे इसके 10 मिली वोल्ट, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 10 मिली वोल्ट। ये ऑप्शन आपको इस तरीके से टाइम में आ जाएगा, बी में आपको दिख रहा है यहाँ पे आंसर, ठीक है। ये बहुत टिपिकल क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, और
माशाल्लाह आप लोग देख रहे हैं इसको इस तरीके से हमें किस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। वेरी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक a coil is given by phi is equal to phi is equal to है क्या है देखो उसको, अगला क्वेश्चन ओके बात लिखिए, चलो कोई बात नहीं, ये ओके दिस क्वेश्चन as shown in the figure, वो क्वेश्चन वाला बेटा स्टूडेंट्स बराबर उसको दिख नहीं रहा था, इसलिए हम उसको इंशाल्लाह कल देख लेंगे। As shown in the figure, the metal rods makes contact with the partial circuit and complete the circuit, ठीक इस तरीके से पार्शियल कांटेक्ट रखता है इसके साथ में ये रॉड, ये मेटल सर्किट तुम्हारे पास में इसका पार्शियल कांटेक्ट रखता है और यहाँ पे कंप्लीट सर्किट को कंप्लीट भी कर देता है, ठीक है। कंप्लीट मतलब क्या है कि करंट का अपने पास में इस तरीके से एक रास्ता आपको मिल जाएगा, है ना। तो द सर्किट एरिया इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो इस तरीके से यहाँ पे सर्किट के ऊपर कैसा है परपेंडिकुलर है, उसका अपने मैग्नेटिक फील्ड का तुम्हारे पास में इस तरीके से वैल्यू दी है। मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू अपने पास में इस तरीके से 0.15 टेस्ला, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर मैग्नेटिक इंडक्शन। If the resistance of the total circuit, यानी पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, ये पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो अपने पास में कितना है 3 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 3 ओम, ओके 3 ओम दिया हुआ है। A force needed to move the rod as indicated with the constant speed, ठीक है। हमको यहाँ पे फोर्स फाइंड करना है कि किस फोर्स के साथ में हम यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे रॉड को मूव करें कि उसकी जो स्पीड अपने पास में है वो स्पीड 2 मीटर पर सेकंड हो जावे, ठीक है। समझे क्वेश्चन का मतलब समझ में आया कि मैं समझे यहाँ पे इसको अगर मेरे को मूव करना है रॉड को, कौन से फोर्स में इसको मूव करूँ रॉड को कि इसकी अपना जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड रहना चाहिए। आपको मालूम है कि फोर्स अगर कोई करंट कैरिंग अपने पास में इस तरीके से कॉइल जो है या रॉड अपने पास में अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है तो जो फोर्स एक्ट होता है वो फोर्स एक्ट का जो आपका फार्मूला है F इक्वल क्या होता है IBL, दिस इज द फार्मूला, ओके। अब इसके लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना है यहाँ पे B और L तो आपको मालूम है ना, B भी मालूम है आपको यहाँ पे और लेंथ ऑफ द रॉड भी आपको यहाँ पे इस तरीके से दिया है, कितनी है 50 सेंटीमीटर अपने पास में इसकी रॉड की लेंथ है, यानी 50 into लिख सकते हैं 10⁻², ठीक है। दिस इज द लेंथ ऑफ योर रॉड इन मीटर, ओके। तो मेरे पास B भी और L है, मुझको I मालूम करना है, ठीक है। मैं I कैसे मालूम करेगा, I इक्वल अपने पास में होता है इस तरीके से E/R, ये E/R होता है, ठीक है इस तरीके से। अब E अपने पास में कैसे आएगा, है ना, हाउ कैन वी फाइंड E, ये अपने पास में इस तरीके से 1/R, ये अपने पास में आएगा d∅dt, है ना, d∅dt। अब d∅dt के हिसाब से आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, आपको इस तरीके से करंट निकालना पड़ेगा। तो 1/R आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है, d/dt, ठीक है इस तरीके से ना। इसका जो अपने पास में एरिया है, ठीक इस तरीके से ना, इसका एरिया अपने पास में कितना कट हो रहा है, ये जो अपने पास में मूव हो रही है, ठीक इस तरीके से। तो यहाँ आप लिखेंगे d∅dt के हिसाब से क्या निकालेंगे, करंट निकालेंगे फॉर्मूले के अंदर, और अगर करंट आपको मालूम हो गया तो यहाँ करंट की वैल्यू पुट करके आप फोर्स मालूम कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ मैंने आपको इस तरीके एक हिंट दिया हूँ, उससे आपको जो है थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पे निकाल लेंगे ना। तो आप सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे, रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 1/R, आप रेजिस्टेंस निकालें, बाद में यहाँ पे सिर्फ d/dt ऑफ है ना, B इंटू आप यहाँ पे इस तरीके से क्या लिखेंगे, B इंटू A लिखेंगे, एरिया अपने पास इसका मतलब लेंथ के हिसाब से दिया हुआ इसका एरिया, तो आपको करंट मालूम हो जाएगा। और अगर आप करंट फाइंड हो गया आपका, B आपको इस तरीके से दिया हुआ है और लेंथ भी आपको यहाँ पे दी हुई है, तो ये सारी बातें आप यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन में रख के आप फोर्स क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसका हिंट था। अगला क्वेश्चन देखिए, the direction of the current induced in the coil moving in the magnetic field is found using, हम यहाँ पे कोई भी अगर करंट का डायरेक्शन अगर आपको मालूम करना है तो हम काय का इस्तेमाल करते हैं, आपको मालूम है काय का इस्तेमाल करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ही जो है वो अपने पास में इस तरीके से क्या है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ओके सॉरी, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अपने पास में कौन सा है, लेंस लॉ और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, इसके जरिए हम क्या करते हैं, किसी भी कॉइल के अंदर है ना, किसी भी कॉइल में करंट का डायरेक्शन फाइंड करते हैं, ओके। नेक्स्ट, ओके ये क्वेश्चन देखिए आप, मैंने आपको इस तरह इसका हिंट इसलिए दिया हूं ताकि आपने बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए आई में बी में और आई में अपने बहुत सॉल्व किए, अब थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा जहन लगा कि इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा इंशाल्लाह।
ओके, अगर आपको उसका क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं आया तो मुझको कल कमेंट्स करके बताएं, तो इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व कर दूंगा आपको। A coil having an inductance of 0.5 हेनरी, अब हम यहाँ इस तरीके से इंडक्टेंस में जा रहे हैं, ठीक है। A coil having the inductance L आपके पास में यहाँ पे दिया हुआ है, L is equal to 0.5 हेनरी, ये अपने पास में इंडक्टेंस है। कैरी से करंट which is uniformly vary from 0 to 10 वोल्ट, करंट में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, चेंज इन द करंट यानी DI by DI, ठीक है सर, करंट में अपने जो चेंज हो रहा है वो 0 to 10 एम्पियर का हो रहा है, ठीक है सर। कितने सेकंड में हो रहा है? टाइम अपने पास में इसने दिया है वो 2 सेकंड में अपने पास में हो रहा है, ठीक है। तो ईएमएफ जनरेटेड इन द कॉइल इज, हमको मालूम करना है कि करंट कॉइल में कितना ईएमएफ जनरेट हो रहा है। तो आप यहाँ पे नए फॉर्मूले तरफ आप जाएंगे, वो आपने जो कॉइल की तुम्हारे पास फार्मूला है कि E इज इक्वल अपने पास में होता है L into DI by dt, ठीक है। दिस इज द न्यू सेट्स ऑफ द फार्मूला जो अपन यहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो E इज इक्वल टू L into DI by dt आपका फार्मूला हुआ। ये E आपको फाइंड करना है, L आपका 0.5 दिया है, करंट में जो अपने पास में चेंज आया वो 10 माइनस 0 बाय t, t मतलब कितना है 2 सेकंड है, ठीक है। तो 0.5 इनटू अपने पास में 10 बाय 2 मैं लिखूंगा, 2 1 से 2 2 for the 5, ये अपने पास में है 0.5 इनटू 5, 5 5 से कितना होता है 25 यानी 2.5 वोल्ट। इस तरीके से अपने पास में क्या होता है ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 2.5 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में इस तरह ड्यूरिंग द करंट चेंजिंग फ्रॉम 2 to 4 एम्पीयर इन 0.5 सेकंड, यानी करंट अपना यहां पे चेंज हो रहा है 1 I1 to I2, कितना चेंज हो रहा है 2 to 4, ठीक है, 2 to 4 इतना अपने पास में यहां पे करंट में चेंज हो रहा है, दिस इज द चेंज। तो आप यहां पे I2 I1 करके लिख सकते हैं, I2 I1, ओके, I2 I1, यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 2 मतलब कितना हो गया 2, ठीक है, दिस इज द चेंज इन द करंट। टाइम जो आपके यहां पे इस तरीके से लगा है वो 0.05 है, ठीक है, 0.05 वोल्ट, 0.05 सेकंड इतना आपका टाइम लगा हुआ है। और वोल्टेज जो इंड्यूस हुआ है आपका वो 8 वोल्ट अपने पास इस तरीके से वोल्टेज इंड्यूस हुआ है इस डेवलप इन द कॉइल। द कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस L आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स एक बात आप ध्यान रखें कि क्वेश्चन में इस तरीके से अपने पास में यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके पास में E is equal to L into DI by dt, तो यहाँ पे जितने भी पैरामीटर्स आप देख रहे हैं, ठीक है, आप वोल्टेज देख रहे हैं, आप सेल्फ इंडक्टेंस देख रहे हैं, आप करंट देख रहे हैं, आप टाइम देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसमें आप यहाँ पे कोई भी 3 पैरामीटर दिया और चौथा अगर मालूम करें तो इस तरीके से फाइंड हो जाता है। कभी दूसरे रिलेशन में भी आपको जाना पड़ता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि इस बात का ध्यान रखें आप कि कोई भी पैरामीटर्स अगर चेंज करके उसने क्वेश्चन दिया तो आप यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मूला इस्तेमाल करें प्रॉपर और उसको इस तरीके से फाइंड करें। तो यहाँ पर आपका जो फार्मूला बनेगा, आपको यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है कॉइल का, जो है कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे E इक्वल टू 8 वोल्ट दिया है, L आपको फाइंड करना है। करंट में अपना जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है 4 to 2 है ना, कितने टाइम में हो रहा है 0.05 के, ठीक, इतने टाइम में हो रहा है। तो अब लिखेंगे यहाँ पे L into 4 में से 2 क्या तो 2 बचा और 0.05 हो गया और ये 8 हुआ, 4 1 4 2 1 2 2 4 अपने पास में होता है। तो यहाँ पे L अगर फाइंड करना है तो 0.05 को मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 5 चौक अपने पास में 20 होता है, 5 चौक 20, डेसिमल अपने पास में 3 के बाद आएगा तो 0.2 हेनरी, इतना अपने पास में इस तरीके से क्या बनेगा उसका आंसर बनेगा। ओके, एक क्वेश्चन हुआ अपने पास में इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में इंडक्टेंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। एक कोई इंडक्टेंस है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस, ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। एन इंडक्टेंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है L इज इक्वल टू 2 मिली हेनरी, ठीक है, 2 मिली हेनरी, यानी आपको दिया है 2 into 10⁻³ हेनरी, इस तरीके से दिया हुआ है। और चेंजेस करंट चेंजेस विद द टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, या जो करंट अपने पास में जो चेंज हो रहा है एक रिलेशन है, एक्सपोनेंशियल रिलेशन आपको दिया हुआ है t स्क्वायर इनटू e रेज़ टू पावर माइनस t, ठीक है, इस तरीके से इसके साथ में चेंज होता है। तो व्हाट विल बी द ईएमएफ, ठीक है, इस तरीके से ना आपको फाइंड करना है कि व्हाट विल बी द एट व्हाट टाइम द ईएमएफ इज 0, कौन से टाइम में है ना, ये जो अपने पास में ईएमएफ है ये ईएमएफ 0 हो जाएगा। दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, ये अपने पास में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप यहां देखेंगे इस तरीके से फार्मूला कि हमारे पास में जो फार्मूला है E इज इक्वल टू होता है L into DI by dt, ये फार्मूला हमारे पास में है और ये L अपने पास में दिया हुआ आपको 2 into 10⁻⁻3, ठीक है, 2 into 10⁻⁻3 ये अपने पास में L है और DI by dt है ना, तो D by dt ऑफ, ठीक है, मैं लिखता हूँ D by dt ऑफ I अपने पास में t स्क्वायर into e⁻⁻3, ठीक है, ऐसा है। तो ये हो जाएगा 2 into 10⁻⁻3
और इसमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा डेरिवेटिव का, तो ये हो जाएगा इस तरीके से टी स्क्वायर इंटू टी इज पर माइनस टी इंटू क्या आएगा डेरिवेटिव ऑफ माइनस टी कितना हो जाएगा -1, ठीक है, और प्लस अपने पास में आएगा e इज पर माइनस टी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर क्या होती है 2t होती है। ओके, मैं यहाँ से दो चीजें कॉमन निकाल सकता हूँ, एक तो t कॉमन निकलेगा, दूसरा e इज पर t कॉमन निकलेगा, ठीक है, तो 2 इंटू 10 रेज़ टू -3 एज इट इज, ये अपने पास में e इज पर -t इंटू t अगर हमने कॉमन निकाले तो हमारे पास यहाँ बच जाता है -t है ना और +2, ठीक इस तरीके से ये अपने पास ही बच जाता है। अब लिखेंगे यहाँ पे e इज इक्वल टू है ना, e इज इक्वल अपना फार्मूला हो गया 2 इंटू 10 रेज़ टू -3 इंटू e इज पर -t इंटू t, और ये अपने पास आएगा 2 + t, ठीक है 2 + t। और एक जानते हैं कि अपने पास में e इज इक्वल टू 0 दिया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे e इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट अपने पास में इस तरीके से 0 है तो ये नंबर तो उसमें 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, ये नंबर अपने पास में 0 नहीं हो सकता, यकीन अपने पास में ये नंबर क्या रहेगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 + t इज इक्वल टू 0 हुआ, ठीक है, 2 माइनस का t होगी, माइनस का t 2 - t इज इक्वल टू 0 हुआ, तो इसका मतलब अपने पास में ये हुआ कि t इज इक्वल कितना आ गया 2 सेकंड, ठीक है, तो आपका आंसर जो अपने पास में आएगा वो आएगा t इज इक्वल टू 2 सेकंड। ओके, ये आपके पास में आंसर है, वो आंसर आपको यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट, हाँ ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका जो है, आप देखेंगे यहाँ पे नए नोवेलियत के अलग अलग क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं, और आप जो इस तरीके से क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे और सॉल्व करेंगे तो यकीनन जो बाकी क्वेश्चंस आपके हैं वो आपको सॉल्व करके आ जाएंगे। ये हमारी जो है आपसे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह जो बच्चे क्वेश्चन है आपको सॉल्व करते जा रहे हैं। The energy stored in the magnetic field if the current of 5 ampere produces a magnetic flux of 2 into 10 raised to -3 Weber through the coil of tons 500 is the energy stored in the magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड में कितनी एनर्जी अपने पास में स्टोर होगी, क्वेश्चन का मतलब है यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होगी वो आपके पास में कितनी रहेगी, ठीक है इस तरीके से ना, जबकि करंट आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे आप जो करंट फ्लो कर रहे हैं ये I इज इक्वल टू जो करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पीयर, जो फ्लक्स अपने पास में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है इस तरीके से करंट में चेंज करके जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो है 2 into 10 raised to -3 वेबर, ठीक है 10 raised to -3 वेबर। ओके, जो कॉइल में टन्स है वो कितने इस तरीके से 500 इसमें टन्स है, ठीक है 500 टन्स है, तो आपको पता है आपको यहाँ पे कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको छोटा सा एक हिंट देता हूँ कि आपको एनर्जी स्टोर का जो फार्मूला आपके पास में है वो आपका एनर्जी स्टोर का फार्मूला क्या है 1/2 into Li², दिस इज द फार्मूला फॉर द एनर्जी। ओके, अब यहाँ पे इस तरीके से आपको L पहले फाइंड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल आपको फाइंड करना है, तो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए आप यहाँ पे ये फार्मूला जाएंगे N into phi is equal होता है L into R, ठीक है, therefore L is equal अपने पास में आएगा N phi upon R, ठीक है, इसकी और फार्मूला। अब मैं यहाँ पे कुछ आपको वैल्यूज डाल के बता दे रहा हूँ कि U is equal आपका जो आएगा इस तरीके से 1/2 U की जगह पे आएगा N phi upon I into I², ठीक है, यहाँ से एक I कैंसिल हुआ तो 1/2 यहाँ पे इस तरीके से N into phi into अपने पास में आएगा इस तरीके से I, इसका फार्मूला। अब इस फार्मूला में अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो यू गेट द आंसर, आपके पास में यहाँ पे 1/2 है, एन अपने नंबर ऑफ टर्न्स कितने 500 तो इस तरह नंबर ऑफ टर्न्स है, फ्लक्स जो आपके पास में है वो है 2 into 10 raised to -3, ये आपका फ्लक्स है, और करंट अपने पास में कितना इस तरीके से 5 एम्पीयर का, ठीक है 5 एम्पीयर का। मुझको थोड़ा सा यहाँ पे डाउट हो रहा है कि ये जो 5 अपने पास में दिख रहा है, ठीक है इस तरीके से 5 एम्पीयर, ये करंट अपने पास में इस तरीके से मिली एम्पीयर है या नहीं, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे, देखेंगे क्या होता है। तो ये 2 पहले अपना यहाँ पे कैंसिल हुआ, 2 कैंसिल अपने पास में हो गया, ये हमारे पास में आ जाएगा इस तरीके से कितना 500, ठीक है 500 to 10 raised to -3 और into 5, ठीक है, ये दो जीरो से अपने पास में यहाँ पे 3 कैंसिल हुआ तो अपने पास में 5 5 25 हो गया, 5 5 25 into 10 raised to -1 बचा, यानी 2.5 जूल इसकी अपने पास एनर्जी स्टोर है, ठीक है, इसका मतलब वहाँ पे अपने पास में जो है वो करंट 5 एम्पीयर ही है। ओके, तो आंसर अपने पास में इसका आया था 2.5 जूल, जो ए में आपको दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ ये वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अपने पास में ये स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे कॉइल के कॉम्बिनेशन पढ़े, ठीक है, आपके आप लास्ट एक क्वेश्चन देख लें कि कॉइल के हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर के जो क्वेश्चंस है वो इंशाल्लाह हम यहाँ पे अगले यानी कल देखेंगे उसको क्वेश्चंस को ट्रांसफार्मर के। तो ये जो आपका जो दिख रहा है इक्विवेलेंट इंडक्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, ए और बी के बीच में अपने यहाँ पे इक्विवेलेंट इंडक्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे पकड़ के ऐसे खींचते हैं तो चारों भी तुम्हारे पास में इस तरीके से जो दिख रहे हैं यहाँ पे कॉइल जो है वो एक दूसरे के पैरेलल में आ जाते हैं,
अगर हमने आगे ए और बी को ऐसे पकड़ के अगर खींचते हैं तो जो चारों भी इस तरीके से इंडक्टेंस दिख रहे हैं वो ऐसे फॉर्म में आ जाएंगे, यानी पॉइंट ए अपने पास में ये है और पॉइंट बी अपने पास में इस तरीके से है, तो चारों इंडक्टेंस अपने पास इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं, एक ये दो ये तीन और ये चार, ठीक इस तरीके से। और चारों भी इंडक्टेंस में 4 ओम के 4 हेनरी के ये ठीक इस तरीके से, तो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के जरिए आप क्या कर सकते हैं, इसका बहुत आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/LP इसी को आएगा 1/L1 1/L2 प्लस 1/L3 प्लस 1/L4, ठीक है। ये हो गया 1/4 1/4 1/4 और 1/2, ठीक है। सबका डिनोमिनेटर एक जैसा, एक बार लिखेंगे 1 2 3 4, ये आपका 4 हो गया, 4/4 1 होता है, तो LP इसी को आपका जो है 1 हेनरी होगा, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करते हैं डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, कि जो आज आपको बताया गया आपके समझ में आया होगा इंशाल्लाह। तो आप जो है इसका प्रैक्टिस करें और इसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करें, और अगर कोई क्वेश्चन की आपको अगर दिक्कत है तो आप जो है कमेंट करके मुझको बताएं, इंशाल्लाह मैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम।